स्टार्ट जो है ना, लीवर टिश्यू आर्किटेक्चर, थोड़ा सा बिलियरी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके बाद फिर आगे हम इंशाल्लाह हद की तरफ जाएंगे। एक मिनट, मैं इंटरनेट कनेक्शन चेंज कर लूँ फिर मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, लीवर टिश्यू आर्किटेक्चर में ना बेसिकली हमने पहले ये देखना है कि हमारे पास जो है लीवर, जो हिपैटोसाइट होती है उसकी शेप क्या होती है। उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि हेक्सागोनल शेप के हमारे पास होंगे हिपैटोसाइट्स। ठीक है। और इनमें ये होता है कि हेक्सागोनल शेप क्या होती है, जिसकी 6 साइड्स हों, 6 कॉर्नर्स हों। ये आपको नजर आ रहे होंगे कि ना, 1, 2, ये 3, 4, 5 और 6। 6 कॉर्नर्स होते हैं, उस शेप को हम कहते हैं हेक्सागोनल। और जो इसके 6 कॉर्नर्स है ना, हर कॉर्नर के ऊपर ना हमें मिलता है पोर्टल ट्राइड। ठीक है, हर कॉर्नर पे पोर्टल ट्राइड मिलेगा, जिसमें हमारे पास ना पोर्टल वेन भी होती है, हिपैटिक आर्टरी भी होती है और बाइल डक्ट होती है। ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट कह रहे हैं, बाइल डक्ट। अब इसमें ये होता है कि ये ट्रायड होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि एज वेल एज लिम्फेटिक्स भी हैं। लिम्फेटिक्स को एज सच वो इतना मतलब मेंशन नहीं कर रहे होते, लेकिन मतलब ट्रायड नेम दे रहे होते हैं। लेकिन देखा जाए तो इसमें 4 चीजें होती हैं, लिम्फेटिक्स भी साथ यहाँ पड़ी होती हैं। ठीक है, तो जो है लिम्फेटिक्स भी इन तीनों के साथ आएंगी। मिस तोमर पहले इसको पोर्टल ट्रायड किया जाता था, अब रिसेंट सर्च के बाद इसमें ये जो है माना जाता है कि इसमें लिम्फेटिक्स भी होती हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी, बाइल डक्ट और साथ में लिम्फेटिक्स। अब वो कह रहे हैं कि दरमियान में ये होगा इसकी पेरिफेरी, जो इसके कॉर्नर है, दरमियान में होती है सेंट्रल वेन। ठीक है, ये सेंट्रल वेन जैसे यहाँ भी दिखाई हुई है, हर सेंट्रल वेन के अराउंड जो है ना, मतलब हमारे पास जो है सेंट्रल वेन, उसके अराउंड सारे ये हिपेटोसाइट्स पड़े हुए होंगे। ठीक है, और सॉरी, सेंटर हिपेटोसाइट के अंदर एक सेंट्रल वेन है और उसके अराउंड सारे ये जो है साइनोसाइट्स पड़े हैं। सॉरी, ठीक है, ये सारे साइनोसाइड्स हैं। ये इसको साइनोसाइडल स्ट्रक्चर कहते हैं, यहाँ पे जैसे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये साइनोसाइड्स हैं और सेंट्रल वेन है, फिर यहाँ पे पोर्टल ट्राइड आ जाता है, ये 3 चीजें। ठीक है, अब जो साइनोसाइड्स होते हैं ना, साइनोसाइड्स का इस तरह स्ट्रक्चर होता है कि पहले हमारे पास ना उनके बाहर पहले एंडोथीलियल सेल्स पड़े होते हैं। ठीक है, ये एंडोथीलियल सेल्स हैं, दरमियान में हमारे पास आ जाते हैं, यहाँ पे ये सारी साइनोसाइड्स आ जाएंगे और उसके बाद ना फिर स्पेस ऑफ डिसे आ जाती है नीचे। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास हिपैटोसाइट्स, मतलब कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। वो आगे हम जब पैथोलॉजी पढ़ेंगे ना लीवर की, उसमें भी हम इसको देखेंगे। अब एंडोथीलियल सेल्स हैं। ठीक है, एंडोथीलियल सेल्स के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाती है साइनोसाइड्स। साइनोसाइड्स बेसिकली एरिया है जहाँ पे ना मतलब बाइल जो होता है बन रहा होता है। ठीक है, यहाँ से फिर आगे फर्दर उसने प्रोसीड करना है। अब उसके बाद जो स्पेस ऑफ डिसे है ना, यहाँ पे हमारे पास ना आइटो सेल्स होते हैं, हिपैटिक स्टिलेट सेल्स, जिनको ना आइटो सेल्स कहते हैं। ठीक है, साइनोसाइट्स नीचे जो स्पेस ऑफ डिसे है, हमारे पास हिपैटोसाइट्स और साइनोसाइट्स के दरमियान में ये जो सारी स्पेस है ना, इसमें हमारे पास होते हैं आइटो सेल्स। इससे ना एमसीक्यू आ जाता है, क्योंकि आइटो सेल्स 3-4 एमसीक्यू बनते हैं। हिपैटिक स्टिलेट सेल्स कहाँ होते हैं, स्पेस ऑफ डिसे में होते हैं। ठीक है, फिर इनका फंक्शन क्या है, जब ये क्विसेंट फॉर्म में होंगे तो इनका क्या फंक्शन है, ये विटामिन ए को स्टोर करते हैं जब ये क्विसेंट फॉर्म में है। ठीक है, लेकिन जब ये हमारे पास एक्टिव फॉर्म में होगा तो ये क्या करेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाते हैं, मतलब इन रिस्पॉन्स टू इंजरी, कोई इंजरी वगैरह होगी तो उसके रिस्पॉन्स में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाते हैं जब भी एक्टिवेट होंगे। एक्टिवेट कैसे होते हैं, ये भी एमसीक्यू होता है, जब भी लीवर की कोई इंजरी होती है तो उसके रिस्पॉन्स में स्टिलेट सेल्स एक्टिवेट होते हैं और फिर वो फाइब्रोसिस वगैरह होते हैं ना, सिरोसिस पढ़ रहे हैं या हेपेटाइटिस क्या पढ़ते हैं, हेपेटाइटिस, फिर आगे सिरोसिस की तरफ जाती है। पहले इन्फ्लेमेशन होती है, इंजरी हुई लीवर की। ठीक है, उसके अगेन उस इंजरी के रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास सेल्स हैं, ठीक है, स्टिलेट सेल्स पड़े हैं, जो भी सेल्स हैं जिन्होंने रिस्पॉन्स देना है, कफर सेल्स भी इवन स्पेशली जो कि स्पेशलाइज्ड मैक्रोफेजेस हैं। ठीक है, जो कि लोकेटेड होते हैं साइनोसाइड्स के अंदर।
इन्होंने भी अपना काम करना है, स्टीलेट सेल ने करना है। कप्फर सेल्स क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया को क्लियर करेंगे, डैमेज आरबीसीज को रिमूव करेंगे। और स्टीलेट सेल्स क्या करेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे और वहां पे फाइब्रोसिस स्टार्ट करेंगे। यही होता है ना एट द एंड स्टेज, जब हमारे पास डैमेज हो रहा है तो फाइब्रोसिस की तरफ जा रहा होता है वो, ठीक है। तो हमने ये देखना है। अब कप्फर सेल्स ये आपको हम ना डिफरेंट मैक्रोफेजेस होते हैं। अब जो हमारी बॉडी में जो मैक्रोफेजेस है ना, तो डिफरेंट प्लेस में उनके डिफरेंट नेम्स हैं, ठीक है। स्किन में जो मैक्रोफेजेस होते हैं उनको हम कहते हैं हिस्टोसाइट्स, ठीक है। और मैक्रोफेजेस, ठीक है। अब स्किन में हिस्टोसाइट्स बोल रहे होते हैं, लिवर में इनको कप्फर सेल्स बोल रहे होते हैं, सीएनएस में इनको ग्लाइल सेल्स बोल रहे होते हैं। और ये इंशाल्लाह हमने ना आगे ये चैप्टर पढ़ेंगे हम, ब्लड पैथोलॉजी में हमने इसको देखना है। ब्लड पैथोलॉजी के अंदर ये जो मैक्रोफेजेस है ना उनके अदर नेम्स मेंशन है, वहां पे हम इस चीज को देखेंगे, ठीक है। अब इसमें एक और बात उन्होंने बताई है कि जो वहां पास ना हिपेटोसाइट होते हैं ना, हिपेटोसाइट्स की वो कह रहे हैं एपिकल सरफेस के ऊपर ना क्या होते हैं कि बाइल कैनालिकुलाई होती हैं जहां से बाइल पास करना होती है, और बेसोलेटरल सरफेस के ऊपर साइनोसाइड्स हैं, ठीक है। ये इसकी जो होगी ना बेसोलेटरल सरफेस, अगर आप इसको कंसीडर करें, ठीक है, यहाँ पे वहां पे साइनोसाइड्स पड़े हैं बेसोलेटरल सरफेस में। और जो एपिकल सरफेस है ना, एपिकल ऊपर की तरफ, यहाँ पे बाइल कैनालिकुलाई होते हैं, बाइल के चैनल्स होते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बताया है। फिर यहाँ से एमसीक्यूज जो आ जाते हैं वो ये है कि जोन जो हैं, ठीक है, ये डिफरेंट जोन है। एक जो सेंट्रल वेन के पास है वो जोन 3 है, दरमियान में इंटरमीडिएट जोन है, और जो पेरिफेरी पे जोन है इसको हम कहते हैं जोन 1, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि जोन 1 में इंजरी कब होती है, जोन 2 में कब होती है, और जोन 3 में मतलब कौन इंजरी कराता है। जो जोन 1 पेरिफेरल जोन है उसमें क्या होगा, वायरल हेपेटाइटिस हुआ, उसकी वजह से इंजरी होती है, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजनेटेड एरिया होता है जोन 1, ठीक है। सर्कुलेटरी कंप्रोमाइज सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ इसके साथ ही आर्टरी पड़ी है, ब्लड सप्लाई इसकी रिच है, पेरिफेरी में पड़ा हुआ है, पेरिफेरल जोन है, ठीक है। इंटरमीडिएट जोन पे ये एमसीक्यू आ जाता है कि येलो फीवर जो है वो अफेक्ट करता है लीवर को एट इंटरमीडिएट जोन, ठीक है। और उसके अलावा जोन 3 जो सेंट्रल लोबुलर जोन है, जो कि वेन, सेंट्रल वेन के करीब है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये लीस्ट ऑक्सीजनेटेड है, अब ये दूर हो गया आर्टेरियल ब्लड सप्लाई से ना, या अब ये वेन के करीब है, वेन वैसे ही लेस ऑक्सीजनेटेड एरिया है, ठीक है। तो जो हमारे पास अब यहाँ पे जो पोर्टल वेन होती है ना, इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि ये ब्लड लेके जाती है टुवर्ड्स लीवर। ये नॉर्मली दूसरी वेन्स की तरह नहीं है कि जिसने स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गन से ब्लड लिया और उसको हार्ट की तरफ लेके गया। पोर्टल वेन का ये काम होता है कि ये लीवर की तरफ ब्लड लेके जाती है, ठीक है। और ये तो यहाँ से पोर्टल वेन ब्लड लेके आ रही है, हेपेटिक आर्टरी ब्लड लेके आ रही है। पेरिफेरी में क्या होगा कि ऑक्सीजनेटेड एरिया होगा, यहाँ पे लीस्ट ऑक्सीजनेटेड होगा। तो यहाँ पे जो ज्यादा लीस्ट ऑक्सीजनेटेड एरिया, तो वहाँ पे मतलब क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक टॉक्सिन से भी ये ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो अब ये एमसीक्यू आ जाता है कि एसिटामिनोफिन जो है वो किस जोन पे इफेक्ट करती है, जोन 3 को डैमेज करती है, ठीक है। एसिटामिनोफिन की टॉक्सिसिटी इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ते हैं इंशाल्लाह आगे लीवर में देखेंगे भी। तो उसमें अगर हम स्पेसिफाई करें उसका जोन, तो वो जोन 3 होता है। अब यहाँ से आपने एमसीक्यूज पॉइंट्स नोट किए। पोर्टल ट्राइड, क्या एमसीक्यूज बनते थे, पोर्टल ट्राइड में कौन कौन सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक एमसीक्यू। कप्फर सेल्स क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड मैक्रोफेजेस होते हैं, होते कहाँ पे हैं, साइनोसाइड्स में, ठीक है। साइनोसाइड्स के अंदर कप्फर सेल्स होते हैं। स्टिलेट सेल्स के क्या काम है, दो काम है, एक्टिवेटेड फॉर्म में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाता है, क्विसेंट फॉर्म में विटामिन ए को स्टोर करता है। फिर यहाँ से आपके एमसीक्यू बनते हैं, जोन 1 पे क्या वायरल हेपेटाइटिस इफेक्ट कर रहा है, जोन 2 पे येलो फीवर कर रहा है, एसिटामिनोफिन जोन 3 पे इफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये देख लेना है, ये आ जाते हैं एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसमें ना पोर्टल वेन का थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जो पोर्टल वेन है ना, ये क्या करती है कि ब्लड लेके जाती है ना ये लीवर की तरफ। तो इसने ना इसमें ये इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि जितने भी हमारे पास ना इसका फायदा ये होता है कि पोर्टल वेन के थ्रू ना, वेन है जिसने मतलब रिवर्स जो है ना ब्लड जो है ना रिवर्स लेके जाना लीवर। अब जो हमारे पास ना डिफरेंट डिटॉक्सिफिकेशन होती है ना, वो उसका रोल इसमें है। ये हम कहते हैं ना कि अक्सर हम पढ़ते हैं कि टॉक्सिन्स जो होते हैं वो डिटॉक्सिफाई होते हैं इन द लीवर, ठीक है। तो उसमें जितने भी टॉक्सिन्स है ना, हमारे पास जितनी भी ड्रग्स हैं जो हम ले रहे होते हैं डिफरेंट, ठीक है, इवन कि बिलीरुबिन भी है। बिलीरुबिन जो है ना, अब हमारे पास क्या होता है कि अब बिलीरुबिन कैसे बनती है कि एचबी जो है ना, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की अगर ब्रेक डाउन होती है उससे बिलीरुबिन बनती है। अगर यही बिलीरुबिन ब्लड में सर्कुलेट करके डायरेक्ट इंफीरियर वेना कैवा पे चली जाए, ठीक है, इंफीरियर वेना कैवा जो तो सर्कुलेटरी सिस्टम में चलेगी, ये तो इनडायरेक्ट है। अभी तो जो बिलीरुबिन बनी ना, इसकी तो कॉन्जुगेट ही नहीं हुई, इन अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है इसने तो। ये जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होती है ना, ये लिपिड सोल्यूबल होती है, ठीक है। और
फैट जो है वाटर इनसॉल्युबल होती है, ठीक है। तो लिपिड सॉल्युबल होगी, वाटर इनसॉल्युबल होती है। तो इसमें इसने क्या करना है कि जब ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है ना, इन केस अगर ये पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में नहीं आती या पोर्टल वेन डायरेक्ट हार्ट की तरफ जा रही होती, तो क्या होना था कि ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन सर्कुलेशन में चली जाती, और जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर BBB है, ठीक है, इसको क्रॉस करके ब्रेन में जाती और कनेक्टर्स कराती, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि हमारे पास पोर्टल वेन के थ्रू बिलीरुबिन जो है वो लिवर के अंदर आती है, वहां पे लिवर एंजाइम्स पड़ते हैं, UDP ग्लूकोनाइल ट्रांसफेरेज वगैरह, ये इंशाल्लाह हम आगे देखते भी हैं। वो एंजाइम्स पड़े होंगे, उसको कॉन्जुगेट करेंगे, लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद बॉडी से एक्सक्रीट करेंगे। तो ये ही पोर्टल वेन का रोल है। ये थोड़ी सी स्पेशल डिफरेंट है नॉर्मल वेन्स ऑफ द बॉडी से। सारी वेन्स हार्ट की तरफ जा रही होती हैं, ये जाएगी लिवर की तरफ, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है बिल्डी स्ट्रक्चर्स। बिल्डी स्ट्रक्चर्स मैंने उन्हें सिंपल ये बताया हुआ है कि ये देखें हमारे पास पेंक्रियास बड़ा हुआ। अब ये देखें यहाँ पे ना एक है कैलेट्स ट्रायंगल जो इंपॉर्टेंट है, ये बनी हुई कैलेट ट्रायंगल। कैलेट ट्रायंगल जो है ना, इसकी बाउंड्रीज पूछ ली जाती हैं कि इसकी जो है ना जो है सुपीरियर बॉर्डर जो है वो बनता है इंफीरियर सरफेस ऑफ लीवर से, ठीक है। और इसका लेटरल बॉर्डर बना रही होती है सिस्टिक डक्ट, और मीडियल बॉर्डर जो है वो बना रही होती है कॉमन हिपैटिक डक्ट, ठीक है। कॉमन हिपैटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट और इंफीरियर सरफेस ऑफ द लीवर, ये तीनों मिलकर हमारे पास कैलोट्स ट्रायंगल बना रहे होते हैं। ये ना कैलोट ट्रायंगल इंपॉर्टेंट भी है। जब हमने कोलिसिस्टेक्टमी करनी होती है ना, गॉल ब्लैडर को बाहर निकालना होता है, तो हमने ना इस कैलोट ट्रायंगल से ना बाहर ही निकलना, तो इसके अंदर से अंदर अंदर रह के ना हमने ना यहाँ से जो है ना मतलब डाइसेक्शन वगैरह करके गॉल ब्लैडर की इसको निकालना होता है, ठीक है। और यहाँ पे इसके अंदर कंटेंट्स में पड़ी होती है सिस्टिक, और इस ट्रायंगल के अंदर ना हमने बचाना होता है सिस्टिक आर्टरी को, ठीक है। और उसके अलावा जो है हमारे पास मतलब मेनली सिस्टिक आर्टरी को हमने इसमें बचाना होता है, और कॉमन बाइल डक्ट को भी, जो कि नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। तो कॉमन बाइल डक्ट और सिस्टिक आर्टरी को हमने बचाना है। और कैलेट ट्रायंगल जो है ना एक इंपॉर्टेंट जो है लैंडमार्क है। इसको अगर हमें रिकॉग्नाइज करना आता हो तो हम मतलब कोलिसिस्टेक्टमी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स है उनको डैमेज होने से हमने बचाना है। अच्छा, अब इसमें ना डिफरेंस है। कल मैंने आपको बताया था कि हिपैटिक आर्टरी डैमेज हो रही थी ड्यूरिंग कोलिसिस्टेक्टमी, अभी हम कोई भी लीवर वगैरह, लीवर या गॉल ब्लैडर का प्रोसीजर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें सीन ये होता है, अगर इंसिडेंट मतलब हमने खुद ही जो है ना हम साइड पे कहते हैं लाइगेट भी कर देते हैं, काफी हद तक ना सिस्टिक आर्टरी को लाइगेट कर रहे होते हैं, ठीक है। हमने लाइगेशन करनी है या बचाना है सिस्टिक आर्टरी को, ठीक है। सिस्टिक आर्टरी को लाइगेट करके ना हम फिर उसके बाद ऊपर से गॉल ब्लैडर निकालते हैं। ये हम लाइगेशन करके खुद बचा रहे हैं। लेकिन इंसिडेंटली अगर MCQ आता है कि इंसिडेंटली कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, तो इंसिडेंटली जो होती है वो राइट हिपैटिक आर्टरी डैमेज होती है, ठीक है। ये आपको डिफरेंस पता हो। इंसिडेंटली अगर पूछ ले कि गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो रही थी और सर्जन ने इंसिडेंटली कोई एक आर्टरी डैमेज कर दी है, तो वो कौन सी आर्टरी होगी? राइट हिपैटिक आर्टरी। लेकिन अगर पूछा जाएगा ड्यूरिंग कोलिसिस्टेक्टमी हम कौन सी आर्टरी को लाइगेट करते हैं, तो हम सिस्टिक आर्टरी को लाइगेट करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में चीजें इसलिए पढ़ा रही हूँ कि जिन लोगों ने JCAT देना है या जिन लोगों ने एनअली NRE के लिए में अपेयर होना है, तो उनकी थोड़ी थोड़ी सर्जरी भी जो है वो उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं। जैसे कल हमने एनाटमी को थोड़ा डिटेल में किया, ठीक है। फर्स्ट एड के साथ हमारी थोड़ी सी सर्जरी और एनाटमी जो है उसके कॉन्सेप्ट से क्लियर होते जाए, ठीक है। इसी तरह से इंशाल्लाह पैथो पढ़ते हैं हम, थोड़ा सा मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू भी उसको थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब ब्रॉड वे में हम लेके चलेंगे। अब इसमें यही होता है कि अब वो ये कह रहे हैं कि अब ये देखो यहाँ पे ना मुझे बताना चाह रहे थे कि यहाँ से ये मेन पेंक्रियाटिक डक्ट है, ये एसेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट है। मुझे एम्प्यूला ऑफ वाटर में आपको कल पढ़ा रही थी, उसकी इन्होंने पिक्चर दिखाई, ये कॉमन बाइल डक्ट है। अब मेन पेंक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट ना आके यहाँ पे एम्प्यूला ऑफ द वाटर में ओपन हो रहे हैं। ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ड्यूरिनम पे पड़ा होता है, ठीक है। इसमें इस लेवल पे ना स्फिंक्टर ऑफ ओडाई भी यहाँ होता है, ठीक है। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई ये भी एक लैंडमार्क है, एम्प्यूला ऑफ द वाटर के लेवल पे होता है। एम्प्यूला ऑफ द वाटर और स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। वो कह रहे हैं कि अगर ये इस तरह से पड़ा हो ना, अगर गॉल स्टोन्स बाय चांस यहाँ से पास करते करते कॉमन बाइल डक्ट से आ गए हैं और ये एम्प्यूला ऑफ द वाटर के लेवल पे आ गए हैं, तो इसमें क्या होगा कि डबल डक्ट साइन आएगा कि पेंक्रियाटाइटिस भी होगा उस पेशेंट को और कोलेंजाइटिस भी होगा, ठीक है। जो बिल्ली जो कोलेंजाइटिस तब होता है जब बाइल डक्ट की इन्वॉल्वमेंट हो या कॉमन बाइल डक्ट और इससे आगे के स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हो रहे हो ना, तो बिल्वी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो रहा हो, तो उसको कहते हैं कोलेंजाइटिस और पेंक्रेटाइटिस। कोलेंजाइटिस और पेंक्रेटाइटिस दोनों एक साथ कब होंगे? जब हमारे पास एम्प्यूला ऑफ द वाटर के लेवल पे गॉल स्टोन्स आ जाते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या मिलता है? हमें डबल डक्ट साइन मिल रहा होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट है। तो वो ये कह रहे हैं कि अच्छा इसमें कोरवाइजर साइन, कोरवाइजर लॉ होता है। कोरवाइजर लॉ ये कहता है कि जितने भी हमारे पास
गॉल स्टोन्स है ना, ठीक है, वो जॉन्डिस नहीं कराते, ठीक है। गॉल स्टोन्स कभी भी, अब मुझे इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं याद आ रही, लेकिन इसका मतलब मीनिंग ऑलमोस्ट यही करके था कि कर्वाइजर लॉ में जो है ना, गॉल स्टोन्स कभी भी जॉन कोई भी जॉन्डिस पेशेंट जो है ना, उसमें कभी भी गॉल स्टोन्स नहीं हो सकते, वो स्टोन्स की वजह से जॉन्डिस नहीं होगा, ठीक है। और ना ही पालपेपर ब्लैडर, और जो है ना ब्लैडर पालपेपर आ रहा है एक पेशेंट का, ठीक है, और साथ में वो जॉन्डिस है, तो कॉर्वाइजर लॉ ये कहते हैं कि वो कभी भी स्टोन्स की वजह से नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें सीन होता है, कॉर्वाइजर साइन में ये होता है कि जब हमारे पास ना, इसकी अदर भी कॉज है, मेन कॉज जो ये है कि हेड ऑफ पेंक्रियास का हो गया ट्यूमर, ठीक है। हेड ऑफ पेंक्रियास के ट्यूमर की वजह से क्या हुआ कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है कॉमन बाइल डक्ट की, ठीक है। इस लेवल पे ना हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, हेड ऑफ पेंक्रियास ये पड़ा हुआ है, ठीक है, इसकी इसने कॉमन बाइल डक्ट को जो है ना, उसकी ऑब्स्ट्रक्शन करा दी। जब उसकी ऑब्स्ट्रक्शन होगी ना, तो उसकी वजह से क्या होगा कि पीछे जो है ना गॉल ब्लैडर जो होता है, वो हमारे पास पेनलेस इनलार्ज हो जाएगा, क्योंकि गॉल ब्लैडर में क्या हो रही होगी कि पीछे से फाइब्रोसिस होगी, ठीक है, फाइब्रोसिस, और उसमें इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस वगैरह हो गया ना, मतलब वो उसने इनलार्ज हो जाना, लेकिन पेन नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर स्टोन्स तो नहीं पड़े हुए, ठीक है। अब पेशेंट जॉन्डिस्ड है, ठीक है, उसका गॉल ब्लैडर भी पाल्पेबल है, तो ये शो कर रहा है कि कार्सिनोमा ऑफ द हेड ऑफ पेंक्रियाज है। मतलब मोस्टली ये होता है ना कि कोलिसिस्टाइटिस में अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेम गॉल ब्लैडर है, हमें वो पाल्पेबल मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हमें पाल्पेबल गॉल ब्लैडर मिला है, साथ में पेशेंट जॉन्डिस भी है, तो वो कोलिसिस्टाइटिस से कभी नहीं होगा, उसके गॉल ब्लैडर में स्टोन नहीं पड़े होंगे, ठीक है, बल्कि स्टोन होंगे ही नहीं उसके स्ट्रक्चर में। तो ये कॉर्वाइजर साइन ये बताता है हमें कि पेनलेस इन लार्ज गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है, ठीक है। और पेनलेस इन, और हाँ, हमारे पास जो कोलिसिस्टाइटिस है उसका जो इनलार्ज गॉल ब्लैडर होता है वो पेनफुल होता है ऑब्वियसली। तो पेनलेस हो गॉल ब्लैडर और इनलार्ज हुआ हो, तो इसको हम कहते हैं कॉर्वाइजर साइन, और ये हमें मिलता है हेड ऑफ पेंक्रियास के ट्यूमर में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों ने याद करना है। अच्छा, इसमें ना हम पीछे एक चीज पढ़ते हैं, पोर्टल वेन। पोर्टल वेन का ना अक्सर ये एमसीक्यू आ जाता है कि ये किन दोनों के मिलने से बनती है। आप लोगों को अगर पता, आप मतलब कुछ रिपीटर्स हो या वैसे ही मतलब पढ़ रहे हो, तो यानी कि इवन के हमारे एमबीबीएस में भी ये इंपॉर्टेंट था कि पोर्टल वेन जो है ना, वो दो आर्टरीज के मिलने से बनती है, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, ठीक है। एक ये एमसीक्यू आ जाता है कि किन दो आर्टरी के मिलने से बनती है, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और स्प्लीनिक आर्टरी, ठीक है, इन दोनों आर्टरीज के मिलने से पोर्टल वेन बनती है, ठीक है। और किस लेवल पे ये दोनों मिलती हैं जहां पोर्टल वेन बनती है, तो ये बिहाइंड द नेक ऑफ पेंक्रियास, ठीक है, जो हमारे पास पेंक्रियास की नेक वाला एरिया आएगा ना, उसके बिहाइंड, बिहाइंड द नेक ऑफ पेंक्रियास, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और स्प्लीनिक आर्टरी की कॉन्फ्लुएंस से हमारे पास बन रही होती है पोर्टल वेन। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है फॉर जे कैट भी और फॉर एफसीपीएस भी, ये आपने नोट कर लेना, ठीक है। फेमरल रीजन हमने कर लिया था, शीथ ट्रायंगल वगैरह सारा कुछ, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने ना एक पिक्चर आई थिंक मिसिंग है इसमें। अच्छा, फेमरल, इसमें ना हाँ, हर्निया वाली, चलो ठीक है, मैं आपको ड्रॉ करके समझा देती हूँ। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया का जो है ना, वो कॉन्सेप्ट हमने देखना था कि अच्छा, नॉर्मली ना पहले आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स का पता हो। अब ये ना, ये जो एब्डोमेन बना हुआ है ना, आप इसको यहीं से इमेजिन कर लें। वो दिन मैंने एक पिक्चर वाला पेज था, वो शायद मिस हो गया। अच्छा, इसमें ये होता है कि आप ऐसे इमेजिन करें कि लीनिया एल्बा जो है ना, इस लेवल पे, सॉरी, अम्बिलिकस के लेवल पे लीनिया एल्बा है, यहाँ करके ना इसकी दोनों साइड से, राइट साइड पे भी, लेफ्ट साइड पे रेक्टस एब्डोमिनस पड़ा होता है। फिर यहाँ से ना जो है हमारे पास फर्दर मसल स्टार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ओब्लिक और फिर इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, ठीक है, ये इस तरह से मसल्स आ रहे होते हैं। यहाँ पे ये एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन हो गई, और यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाएगा प्यूबिक सिम्फिसिस, ठीक है। अच्छा, बेसिकली हमने ये देखना होता है कि जो एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन है ना, उसके और प्यूबिक सिम्फिसिस के दरमियान में हमारे पास होती है इंग्वाइनल केनाल, ठीक है। इंग्वाइनल केनाल जो है ना, यहाँ मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से 1/3 बिलो होती है, यहाँ प्यूबिक सिम्फिसिस लेवल यहाँ पे आ जाती है इंग्वाइनल केनाल, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब इंग्वाइनल केनाल की एक होती है डीप इंग्वाइनल रिंग, ठीक है, और नीचे एक होती है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। अब ये ना मसल यहाँ पे जो है, हमारे पास स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह से पड़े होते हैं कि एक्सटर्नल हमारे पास के यहाँ पे ना डी सुपरफिशियल जो रिंग है ना, यहाँ इस लेवल पे एक्सटर्नल ओब्लिक की एपोनेुरोसिस आ रही होती है, ठीक है। यहाँ पे इधर करके इंग्वाइनल लिगामेंट पड़ा होता है नीचे प्यूबिक सिम्फिसिस के लेवल पे, और ये इंग्वाइनल लिगामेंट का पॉइंट आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास एक्सटर्नल ओब्लिक की एपोनेुरोसिस पड़ी होती है, इस लेवल पे ना फेशिया ट्रांसवर्सालिस पड़ा होता है। डीप इंग्वाइनल रिंग जो है ना ऊपर वाली, इस लेवल पे हमारे पास फेशिया ट्रांसवर्सालिस होगा, और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग जो है ना, मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेुरोसिस है। बेसिकली मैं आपको समझाना क्या चाहती थी कि हमारे पास ना जो डीप इंग्वाइनल रिंग है,
ये ओपनिंग होती है इन द फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, ठीक है। ट्रांसवर्सैलिस फेशिया के अंदर एक हमारे पास राउंड या ओवल शेप ओपनिंग आती है, वो सुपर डीप इंग्वाइनल रिंग है। और जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है वो एक्सटर्नल ओब्लिक की जो एपोन्यूरोसिस होती है ना, उसमें ट्रायंगुलर शेप जो ओपनिंग होती है उसको हम कहते हैं सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाता है। अब इसमें होता क्या है कि हमारे पास ना हर्निया जो है बेसिकली हमारे पास टेस्टिस को अगर हम देखें ना, तो टेस्टिस ने क्या करना होता है कि एब्डोमिन के अंदर टेस्टिस डिवेलप होती हैं, फिर वो एब्डोमिन से नीचे डिसेंड करती हैं, ठीक है। इंग्वाइनल कैनाल से मूव करते हुए नीचे एब्डोमिन में डिसेंड करती हैं टेस्टिस, और फिर अपने जो उनका स्ट्रक्चर है जहाँ पे स्क्रोटम के लेवल पे वो आ जाते हैं, ठीक है। अब नॉर्मली होता क्या है हमारे पास, अच्छा इन्होंने यहाँ पे देखे बनाई हुई है डीप इंग्वाइनलिंग, ये फेशियल ट्रांसवर्सैलिस के लेवल पे पड़ी हुई है। सुपरफिशियल इंग्वाइनलिंग जो हमारे पास है एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेरोसिस के लेवल पे पड़ी हुई है, ठीक है। अब एक तो मैं ये बताऊँ इंग्वाइनल कैनाल, ये यहाँ पे मेंशन आई थिंक है ये नहीं। इंग्वाइनल कैनाल के स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है कि इंग्वाइनल कैनाल जो है उसमें कौन से स्ट्रक्चर्स पास करते हैं। मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंस है। मेल्स में क्या होता है हमारे पास स्पर्मेटिक कोड, ठीक है। मेल्स में स्पर्मेटिक कोड आ जाता है, और साथ में बाकी जो है ना इसकी जो है मेनली जो है ना मतलब डिफरेंस स्पर्मेटिक कोड है, और फीमेल में जो है ना राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस होता है, ठीक है। मेल में स्पर्मेटिक कोड और फीमेल में राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस, ठीक है। ये आप नोट कर लें अपने पास, ये इसमें से एमसीक्यू आ जाते हैं जे कैट के लिए भी, एनआरई एनएलई के लिए भी। अच्छा, अब मेल में स्पर्मेटिक कोड हो गया, फीमेल में राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस हो गया। और अब स्पर्मेटिक कोड जो है ना, फिर ये पूछा जाता है कि स्पर्मेटिक कोड के कंटेंट्स क्या हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि स्पर्मेटिक कोड्स में ना हमारे पास 3 आर्टरीज होती हैं, ठीक है। ये जो इसके अंदर स्पर्मेटिक कोड पास करता है ना इंग्वाइनल कैनाल से, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर्स क्या है, इसमें 3 आर्टरीज होती हैं, 3 इसमें हमारे पास ना नर्व्स होती हैं, और 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। 3 अदर स्ट्रक्चर्स। 3 आर्टरीज में हमारे पास आ जाता है क्रीमिस्टेरिक आर्टरी, ठीक है, टेस्टिकुलर आर्टरी, और जो है हमारे पास 3 आर्टरीज में आ जाएगा, एक मिनट, टेस्टिकुलर क्रीमिस्टेरिक और आर्टरी टू वॉस डिफरेंस, ठीक है। आर्टरी टू वॉस डिफरेंस आ रही है, क्रीमिस्टेरिक आर्टरी आ रही है, और जो है टेस्टिकुलर आर्टरी आ रही है। ये हो गई 3 आर्टरीज जो कि स्पर्मेटिक कोड में होती है, ये आप ना नोट कर लें, ठीक है। और नर्व्स कौन कौन सी होती है हमारे पास, इलियो इंग्वाइनल नर्व होती है, T10 सिंपैथेटिक नर्व होती है, ठीक है। और जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमरल नर्व, ये आप अपने पास नोट कर लें, बुक्स खोल के बैठा करें साथ, ठीक है। और नोट डाउन करते रहा करें अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा लिखवा रही हूँ तो, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो 3 नर्व्स हैं, इसमें हमारे पास जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमरल नर्व आ जाती है, T10 सिंपैथेटिक नर्व आ जाती है, और जो है इलियो इंग्वाइनल नर्व आ जाती है। और जब तक हमने इन्हीं हर्निया करते हुए ना इन्हीं नर्व्स को हमने सेव करना होता है, ठीक है। और फिर 3 स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, पेम्पिनीफॉर्म विनस फ्लेक्सिस आ जाता है, ठीक है। और वॉस डिफरेंस आ जाता है। अच्छा सॉरी, आवाज डिस्कनेक्ट हो गई थी, अब ठीक है, साउंड आ रही है मेरी क्लियर। एक मिनट स्क्रीन शेयर कर लूं। हाँ, एक दफा मुझे चैट में बता दें कि आप लोगों को साउंड क्लियर आ रही है। अच्छा, ठीक है। अब हमने इसमें देखना था कि हम स्ट्रक्चर्स देख लिए थे स्पर्मेटिक कोड और मेल फीमेल में क्या होता है, और इंग्वाइनल कैनाल को बेसिकली हमने देख लिया। अच्छा, अब हर्निया कैसे होता है, अब हमने ना इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया की तरफ आना है कि बेसिकली ये होता क्या है।
कैसे होगा? अब यहाँ पे जैसे इन्होंने मेंशन किया हुआ है पेरिटोनियम ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। जब टेस्टिस अपने साथ आती है ना, तो अपने साथ ना ये पेरिटोनियम की लेयर को भी ना साथ लेके आएंगी। पेरिटोनियम के अंदर कवर्ड होती हैं, तो साथ जब नीचे आएंगी ना, तो अपने साथ पेरिटोनियम को भी ले आएंगी, ठीक है। अब होता क्या है कि नॉर्मली जो है ना, पेरिटोनियम जो है टेस्टिस के, इसकी दो लेयर्स होती है ना, तो यहाँ पे इसमें क्या होगा कि यहाँ इधर टेस्टिस आ गई, ये स्ट्रक्चर सारा ऑब्लिटरेट हो जाता है, पेरिटोनियम ऑब्लिटरेट हो जाती है। बाकी जो टेस्टिस के अराउंड वाली पेरिटोनियम है, वो ट्रिनिका एल्बुजिनिया और ट्रिनिका वेजाइनालिस जो है वो उसमें कन्वर्ट हो जाती है, जो टेस्टिस की लेयर बननी होती है वो बन जाती है। अगर हमारे पास बच्चों में ये जो पेरिटोनियम है ये परसिस्टेंट रह जाए, ये ऑब्लिटरेट ना करे, तो क्या होगा? ठीक है, अगर ये पेरिटोनियम ऑब्लिटरेट नहीं करती, परसिस्ट रह जाती है, तो फिर यहाँ से जो है ना हमारे पास जो कंटेंट्स हैं वो नीचे की तरफ डिसेंड करेंगे, और इसको हम कहते हैं कि हर्निया। और ये इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में होता है, ज्यादातर कॉन्जेनिटल होता है और बच्चों में होता है, ठीक है। अब यही बात कर रहे हैं कि डीप और इसमें होता क्या है कि ना, डीप इंग्वाइनल रिंग जो ऊपर से हमारे पास है, इंग्वाइनल किनार की जो ऊपर वाली रिंग है ना, यहाँ से ये कंटेंट्स बल्ज कर रहे होते हैं, डीप इंग्वाइनल रिंग से आ रहे होते हैं, ठीक है। और डीप इंग्वाइनल रिंग से पास करते हुए पूरी ये इंग्वाइनल कैनाल के अंदर से गुजरेंगे, क्योंकि ये सारा रास्ता खुला पड़ा है, ठीक है। इन स्ट्रक्चर्स को जगह मिलेगी, यहाँ से गुजरते हुए प्रॉपर आएंगे, ठीक है। इंग्वाइनल और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से बाहर निकल रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या करेंगे, इंग्वाइनल कैनाल डीप सुपर मतलब इंग्वाइनल कैनाल के अंदर होता है। यहाँ से आपको एक और डिफरेंस भी पता चलेगा कि इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है विद इन दी इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है। डीप इंग्वाइनल रिंग से गुजरता है, इंग्वाइनल कैनाल में जाता है, और वहां पे आगे टूवर्ड्स सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग जाएगा। यही होता है कि प्रोसेस विजाइनालिस जो है वो क्लोज नहीं हो जाता, ठीक है। हाइड्रोसील भी बना सकते हैं अगर यहाँ पे फ्लूइड अकोमोलेट हो जाए, ठीक है। अब ये इन्फेंट्स में नोटिस होता है, ठीक है, मोर कॉमन होता है इन मेल्स, ठीक हो गया। अब इसमें यही मैंने जब बताया टेस्टिस का पाथवे फॉलो करेगा ना, टेस्टिस जिस पाथवे में डिसेंड करना है वही पाथवे खुला रह गया, तो इंग्वाइनल हर्निया भी उसी डिसेंट वाले पाथवे में आएगा, ठीक है। और इसमें स्पर्मेटिक फेशिया की ऑल 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। अब स्पर्मेटिक फेशिया की लेयर्स भी देख लेते हैं। स्पर्मेटिक फेशिया की 3 लेयर्स हैं, एक्सटर्नल लेयर होती है, ठीक है। और एक्सटर्नल क्रीमिस्टेरिक फेशिया होता है, और उसके बाद सॉरी एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, क्रीमिस्टेरिक फेशिया और इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। एक्सटर्नल क्रीमिस्टेरिक फेशिया जो होता है वो एक्सटर्नल ओब्लिक से बनता है, ठीक है। और क्रीमिस्टेरिक फेशिया जो होता है वो इंटरनल ओब्लिक से बनता है, और जो इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया होता है वो हमारे पास कैसे बनेगा, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से बनेगा। ये 3 लेयर्स होती हैं हमारे पास स्पर्मेटिक कोड की, ठीक है। इनसे एमसीक्यू भी आ जाते हैं कि एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया किससे बनता है, किसकी एपोनेुरोसिस से बन रहा है, क्रीमिस्टेरिक फेशिया किसकी एपोनेुरोसिस से बन रहा है, ठीक है। या फेशिया ट्रांसवर्सैलिस जो इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया वो किससे बन रहा है, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से। तो ये जब नीचे डिसेंड करेगा ना पूरा रास्ता खुले, तो ये स्पर्मेटिक कोड की भी सारी लेयर्स को अपने साथ लेता हुआ आएगा, ठीक है। स्पर्मेटिक कोड के अंदर जो है ना, ये कोड के अंदर होगा। तो अब जब हम ऑब्वियसली हम जब सर्जरी कर रहे होते हैं ना, तो उसमें हम ये देख रहे होते हैं जो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है ना, तो जो हमारे पास कोड होता है ना, हम कोड के अंदर जाते हैं। उसके अंदर अगर कोड हम आइडेंटिफाई ऐसे करें, जब पेशेंट को ओपन करेंगे ना, अगर तो बल्ज जो है उसे कफ करा के देखते हैं, अगर बल्ज उस कोड स्पर्मेटिक कोड के अंदर है तो इसका मतलब ये इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है। अगर कफ कराने पे ना बल्ज उसके पोस्टीरियरली आ रहा है, पीछे की तरफ से बल्ज हमें नजर आ रहा है, जो हम अभी आगे पढ़ने लगे, तो वो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है। तो इसलिए अगर ये कोड के अंदर है तो इसमें ऑल लेयर्स ऑफ द कोड इंक्लूड होंगी, ठीक है। और अभी जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है ये हमारे पास इंग्वाइनल ट्रायंगल से बल्ज करता है, जिसे हम कहते हैं हेसलबेक ट्रायंगल भी, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर ना हमने फेमरल शीथ फेमरल हर्निया वाले स्ट्रक्चर पढ़े थे ना, ये पड़ी हुई है हमारे पास हेसलबेक ट्रायंगल, ठीक है। हेसलबेक ट्रायंगल या फेमरल ट्रायंगल, इंग्वाइनल ट्रायंगल, ये होती है बेसिकली। और ये आपको ना इसकी बाउंड्रीज भी आती हैं, ये एमसीक्यूज में आती हैं, मतलब एफसीपीएस में तो बहुत बार आई हुई हैं। ये इसकी जो ये जो है ना एंटीरियर स्पीरियर आइलिक स्पाइन है ना, तो ये लेटरल साइड होती है बॉडी की, ये मीडियल साइड है। तो इसकी मीडियल बॉडी को किसने बनाया है, ये रेक्टस एब्डोमिनिस मसल पड़ा हुआ है। रेक्टस एब्डोमिनिस मसल के लेटरल बॉर्डर जो है वो इसकी मीडियल बाउंड्री बना रहा है, ठीक है। और इसकी लेटरल बाउंड्री कौन बना रही है, इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक वेसल्स। और जो इसकी इंफीरियर बाउंड्री है वो कौन बना रहा है, ये इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। हेसलबेक ट्रायंगल की आपको बाउंड्रीज आती हैं कि उसकी इंफीरियर लिमिट कौन बना रहा है, इंग्वाइनल लिगामेंट। उसकी लेटरल लिमिट कौन बना रहा है हमारे पास, इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक वेसल्स। और मीडियल लिमिट लेटरल बॉर्डर ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनिस मसल, ठीक है। और यहाँ से इस लेवल से जो निकलेगा ना हमारे पास हर्निया जो आएगा, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। हेसलबेक ट्रायंगल के लेवल पे ये होता है, ठीक है। पैरेलल टू द स्पर्मेटिक कॉर्ड, नॉट विद इन दिस स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर नहीं होगा, उसके पैरेलल होगा, ठीक है। तो इसलिए आपने देख लेना है। अच्छा,
इसमें हमने अब देख लिया कि बल्स करेगा थ्रू द पेराइटल पेरिटोनियम। अब हाँ, इसमें इन दोनों के एक और डिफरेंस होता है, जो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है ना, वो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स के लेटरल होता है। अगर उस डायग्राम को ही हम दोबारा देखें ना, तो उससे हमें समझ आ जाएगा कि डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया यहाँ से आ रहा है, इसके लैटरली पड़ी हुए इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल, लेकिन ये खुद क्या है, ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स के मीडियल है। ये यहाँ से हर्निया आ रहा है, ये स्ट्रक्चर, ये ट्राइंगल इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स के मीडियल है। और जो डायरेक्ट वाला आता है तो वो इस इंग्वाइनल कैनाल के लेवल से इस तरफ से आएगा, तो वो लेटरल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल आएगा, इनडायरेक्ट वाला। और डायरेक्ट वाला मीडियल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल, इसमें निमोनिक भी बताया हुआ है, एमडी। एमडी मतलब मीडियल टू एपिगैस्ट्रिक वेसल, डायरेक्ट हर्निया आ जाएगा, ठीक है। और ये सारा देख लेना। फिर यहाँ बस वही करेंगे कि ये एक्सटेंजन यहाँ बस ना सुपरफिशियल लिंक से बस ये पास करता है। क्यों? क्योंकि ये फेशिया ट्रांसवर्सालिस के अंदर जो डिफेक्ट है ना, वहां से आएगा। ये भी एमसीक्यू आ जाता है कि इस वहां पे तो प्रोसेस विजाइनालिस की वीकनेस थी इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में ना फेशिया ट्रांसवर्सालिस के अंदर जो वीकनेस होती है ना, वहां से ही होता है। वो बच्चों में होता था इनडायरेक्ट, ये ओल्डर एज में होता है डायरेक्ट वाला। ये डिफरेंस है, एज का डिफरेंस हो गया, वेजल का डिफरेंस हो गया, ठीक है। और उसके अलावा स्ट्रक्चर का कि किस एरिया की वीकनेस है, ये डिफरेंस हो गया। तो ये चार पांच, और विद स्पर्मेटिक कोड का डिफरेंस हो गया, विद इन स्पर्मेटिक कोड इनडायरेक्ट है, उसके पैरेलल जो है वो डायरेक्ट है। ये चार पांच डिफरेंसेस हैं, वो आपने देख लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ तक हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंगोनल हर्निया कर लिया, ये इंपॉर्टेंट है। हर्निया ना वैसे ही जेकेट और एनआरई के लिए इंपॉर्टेंट है, इनमें से एमसीक्यू आते हैं। जेकेट में तो प्रॉपर उन्होंने एक इसको 2 मार्क्स दिए हुए हैं हर्निया के लिए ना, तो इसलिए ना ये आप लोगों को थोड़े से आते हैं। अच्छा, इसमें एक दो टर्म्स होती हैं हमारे पास ना। स्पाइजेलियन हर्निया होता है, ठीक है। स्पाइजेलियन हर्निया वो होता है जो कि हमारे पास ना बिटवीन द मसल लेयर्स के दरमियान में से अगर कोई ऑर्गन बल्स करके आ रहा है तो उसको हम कहते हैं स्पाइजेलियन हर्निया, ठीक है। या ये हमारे पास ना इसमें ये होता है कि जो लीनियर सेमिलुनैरिस है ना, वहां से उस लेवल से आ रहा होता है स्पाइजेलियन एपोन्यूरोसिस। स्पाइजेलियन एपोन्यूरोसिस भी ना बेसिकली हमारे पास ना वो है ट्रांसफर फेशिया ट्रांसवर्सैलिस और इंटरनल ओब्लिक जो है ना, उनके मिलने से ही बनती है आगे, लेकिन ये ना लीनियर सेमिलिनारिस के करीब होती है, ठीक है। एक तो स्पाइजेलियन हर्निया, इसका आपको ये टर्म पता हो। और जे कैट का एमसीक्यू है हमारे पास ना, तीन चार हर्निया आपको इनके टाइम नाम पता हो। एक है हमारे पास मेडाइल्स हर्निया, मेडिल है या मेडाइल जो भी इसको बोलेंगे, ठीक है। मेडिल्स हर्निया जो है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास ना अगर कोई गट जो है वो हर्निया के अंदर, मतलब गट भी आ सकती है ना उसके अंदर, वॉल के अंदर विद इन द, जैसे कोई भी स्ट्रक्चर अंदर नीचे की तरफ जा रहा है, तो अगर गट आई हुई है, गट आके ना इस तरह से वो शेप बनाएगी कि यहाँ इसके 2 लूप्स बन जाएंगे सैक के अंदर, और पीछे बाहर की तरफ ये सिंगल होगी, यहाँ से स्ट्रैंगुलेटेड हो जाएगी या गैंग्रीनस हो जाएगी। तो विद इन सैक जो है ना ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, इसको ये डब्ल्यू शेप आ रहा है, इसको हर्निया इन डब्ल्यू या मेडल्स हर्निया भी बोलते हैं, ठीक है। जब 2 गट लूप्स जो हैं वो स्पर्मेटिकोड के अंदर आ रही हैं, या मतलब वो हर्नियल सैक के अंदर आ रही हैं, तो इसको हम कहते हैं मेडल्स हर्निया या हर्निया इन डब्ल्यू, ठीक है। फिर एक होता है स्लाइडिंग हर्निया, ये मेडल हर्निया भी हमारे पास जे कैट का एमसीक्यू है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्लाइडिंग हर्निया। स्लाइडिंग हर्निया क्या होता है, उसमें हमारे पास ना जो वैसे तो ऑर्गन या गट या स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, ठीक है। हर्निया के अंदर ना गट, तो मैंने आपको बताया कि गट तो आ सकती है, कि वैसे तो ज्यादातर नहीं आती, मतलब ज्यादा ओमेंटम या पेरिटोनियम, ओमेंटम या फैट वगैरह आया होता है, लेकिन अगर गट आ गई तो वो भी आके स्ट्रैंगुलेट हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती है, तो सिम्टम्स कराएगी। मेडल्स हर्निया में वही शेप बन गई। अब ये इसमें ये होता है स्लाइडिंग हर्निया में ये डिफरेंस है कि जो हमारे पास ऑर्गन या विजरा है ना बॉडी का, वो पोस्टीरियर वॉल सैक की वही बना रहा होगा। पोस्टीरियर वॉल सैक की पेरिटोनियम नहीं बना रही होगी, वो विजरा बना रहा होगा। मतलब अगर ये सैक पड़ी हुई है ना ये इस तरह से प्रॉपर, तो इसकी पोस्टीरियरली पेरिटोनियम होती है यूजली, ठीक है। पेरिटोनियम को हम देखेंगे तो इसकी पोस्टीरियर पेरिटोनियम नहीं होगी, वो विजरा पड़ा होगा। और ज्यादातर ये होता है कि राइट साइड पे सीकम और लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये होता है कि सिग्माइड कोलोन, ये बना रहे होते हैं, स्लाइडिंग हर्निया करा रहे होते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यू आ जाता है। सीकम या सिग्माइड क्लोन जो है ना, ये पोस्टीरियर वॉल ऑफ द, अगर हमारे पास सैक बना रहे हैं ना, तो ये स्लाइडिंग हर्निया कराएंगे, ठीक है। एक मेडल्स हर्निया पढ़ लिया, स्लाइडिंग हर्निया पढ़ लिया, स्पाइजेलियन हर्निया पढ़ लिया, ठीक है, ये हो गया। फिर एक टर्म होती है कि अगर ऐसा हो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर्निया दोनों कंबाइन हो। कंबाइन कैसे होंगे कि हमारे पास इंफीरियर टू जो सॉरी मीडियल टू इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक वेसल्स भी हर्निया पड़ा हुआ है, और लेटरल टू इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक वेसल भी हर्निया पड़ा हुआ है, मतलब कंबाइन हो गया ना, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। तो इसको हम कहते हैं पेंटलून्स हर्निया, ठीक है। पेंटलून हर्निया या सैडल बैग हर्निया, ये इसका नाम है, ठीक है। आपको ये टर्म्स थोड़ी सी आती हो, ये चीजें आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया।
अब हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं फेमरल हर्निया क्या है कि ये प्रोट्रूड करते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट से। अच्छा, इसका आपको ये पता हो कि ये बिलो एंड लैटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल होता है, अबव एंड मीडियल टू प्यूबिक ट्यूबरकल इंग्वाइनल हर्निया, इनके डिफरेंस आ जाता है। बिलो एंड लैटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल हमारे पास फेमरल हर्निया आ जाता है, ठीक है। फीमेल्स में फेमरल हर्निया मोस्ट कॉमन होते हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो मोस्ट कॉमन हर्नियाज है ना वो इंग्वाइनल हर्निया ही है, ठीक है। ये बात इसमें देख लेंगे। और इसमें ना ये बात इंपॉर्टेंट है, फेमरल हर्निया जो होती है ना, मतलब जो भी हर्निया है ना, हर्निया में ना ऐसे बनता है कि उसकी एक नेक होती है, जो सैक बनती है ना, सैक की नेक होती है, फिर ऊपर से ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। तो अब ये हर्निया का स्ट्रक्चर है, ठीक है, बॉडी नेक और ये बन रहा होता है। अब जो फेमरल हर्निया ना स्पेसिफिकली इसकी ये जो हर्निया है ना, इसकी नेक जो होती है ना, ये बहुत रिजिड होती है, ठीक है। तो इसलिए इसकी नेक रिजिड होने की वजह से ना इसमें चांसेस ये होते हैं कि हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन और स्ट्रैंगुलेशन के चांसेस इसमें ज्यादा होते हैं फेमोरल हर्निया में, ठीक है, नेक रिजिड होने की वजह से। ये आपने देख लेना है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है आगे डायफ्राग्मेटिक हर्निया। इसमें क्या होता है कि एब्डोमिनल स्ट्रक्चर जो है ना वो थोरैक्स में एंटर कर गए। ये एमसीक्यू है, एफसीपीएस का भी है और जे कैट में भी आ चुके हैं कि डिफेक्ट इन द प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन जो है ना उसकी वजह से हमारे पास डायफ्राग्मेटिक हर्निया हो जाता है। स्पेसिफिकली पूछा जाता है कि प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन के डिफेक्ट की वजह से डायफ्राग्मेटिक हर्निया होता है। एडल्ट्स में बहुत कमली होता है कि फ्रीनोएसोफेजियल मेम्ब्रेन में डिफेक्ट हो, लेकिन मेनली ये एमसीक्यू आता है प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन का डिफेक्ट, ठीक है। फिर हाइटल हर्नियाज होते हैं, ठीक है, हर्निएशन ऑफ द स्टमक थ्रू द हाइटस, जो उसकी मतलब ओपनिंग वाली साइड है। अब इसमें होता है स्लाइडिंग वाले में क्या होगा कि ये पूरा का पूरा जो है ऊपर की तरफ चला जाएगा, स्लाइड कर जाएगा, तो इसके साथ जो इसका गैस्ट्रोएसोफेजियल जो इसका मतलब वो जो जंक्शन वाला एरिया है वो भी साथ जाएगा ना, गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन जब वो ऊपर गया तो ये वाला जो है ना पेशेंट ये प्रोन टू द जर्ड होता है, स्लाइडिंग वाला। लेकिन जो हमारे पास ना पैराएसोफेजियल हाइटल हर्निया है वो साइड से ये जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो इसमें जर्ड के चांसेस नहीं होते। ये हो गया ऑल अबाउट हर्नियास, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना बेसिकली आपने ना ये टेबल याद करना है। ये इसमें से ना एक एमसीक्यू जे कैट में हर साल लाजमी आता है। वैसे है तो एक तरह से जुल्म कि इतना बड़ा टेबल इतना रट्टा बंदा लगाए और आना एक ही एमसीक्यू होता है, लेकिन मतलब ये है कि कंफर्म तो है ना कि एक एमसीक्यू आना है, तो इसको बंदा कर ले तो आपके 2 मार्क्स से कंफर्म हो जाते हैं ना, और 2 मार्क्स आपको कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। इसकी मैं आपको ना रीडिंग करा दूंगी, याद करने की चीजें बता दूंगी कि कौन कौन से एमसीक्यूज भी आ चुके हैं। पहले हम थोड़ा सा टॉपिक्स देख लेते हैं कौन सा, जिसको एंड में देख लेते हैं, ठीक है। ये सारे रीडिंग वाली चीजें हैं, इनमें से एमसीक्यूज पॉइंट्स नोट करने वाली चीजें हैं, ये मैं आपको ना करा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों को इवन के असाइनमेंट दी थी कि आप लोगों ने देखना है वाइटामिन एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ना ये बताया हुआ है कि ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो यही है। आप सारे कर लें कि किस किस जगह पे कौन कौन सा स्ट्रक्चर एब्जॉर्ब हो रहा है, या एक रफी में भी टेबल दिया हुआ है वो भी अच्छा है, आप वो वाला पढ़ लेंगे। आप इतना भी कर लेते हैं ना फर्स्ट एड में जो मेंशन है, तो वो भी इनफ है कि आयरन जो है वो ड्यूडेनम में एब्जॉर्ब हो रहा होता है, ठीक है। फोलेट जो है वो स्मॉल बाउल में एब्जॉर्ब होता है। विटामिन बी 12 जो है वो टर्म ये एमसीक्यू तो अक्सर आ जाता है, टर्मिनल आइलियम में एब्जॉर्ब होता है अलोंग द बाइसेप्स। यहाँ पे 2 एमसीक्यू बनते हैं, ये दोनों आते हैं। टर्मिनल आइलियम में कौन सा स्ट्रक्चर एब्जॉर्ब होता है, या तो कभी बाइल सॉल्ट मेंशन होते हैं या कभी विटामिन बी 12, ठीक है। विटामिन बी 12 भी टर्मिनल आइलियम में एब्जॉर्ब होता है, और बाइल सॉल्ट जो है ना वो भी हमारे पास टर्मिनल आइलम में अब्सॉर्ब होते हैं। आयरन ड्यूडेनम में हो रहा है, ठीक है। अब इसमें स्मॉल वो कह रहे हैं कि ये जो विटामिन और डिफिशियंसीज आते हैं ना, ये स्मॉल बाउल डिजीज वालों में आती है, ठीक है, जिनमें स्मॉल बाउल की डिजीज हो या बाउल डिसेक्शन हुई हो, ठीक है, तो उनमें ये होता है कि शॉर्ट बाउल सिंड्रोम। अब ये हमारे पास क्या होता है कि शॉर्ट बाउल सिंड्रोम क्या होता है कि या तो दो तरह से होता है, या तो किसी का मतलब कोई सर्जरी हुई है, तो उसमें मतलब ये हुआ कि कोई गट की परफोरेशन हुई है या गट गैंग्रीनस हो गई। ये नॉर्मली हम ओटीज में ना लेप्रोटमीज करते हैं, एक्सरे इमरजेंसी केसेस आते हैं, तो उसके हम गट का पार्ट पोर्शन एक अच्छा खासा काट लेते हैं, तो उसका मतलब साइज हो जाता है कम, ठीक है। या तो इस तरह से शॉर्ट बाउल सिंड्रोम है, यानी कि फंक्शनल जो है ना, फंक्शनल गट कम बच जाए, तो इसको कहते हैं शॉर्ट बाउल सिंड्रोम की फंक्शनिंग जो गट है ना हमारे पास थोड़ी सी है। तो ऑब्वियसली जब गट का साइज कम होगा तो मिनरल्स वगैरह और वाइटामिन की एब्जॉर्प्शन भी कम होगी, उसमें भी डेफिशिएंसीज आएंगी। ये इसमें कॉन्सेप्ट है। ये भी रीडिंग वाला है, ये मैं आपको कराती हूँ, इसमें से एमसीक्यू पॉइंट्स और इस तरह से। अच्छा, पहले हम ना इसमें वो देख लेते हैं, नेक्स्ट जो है टॉपिक्स देख लेते हैं थोड़े से समझने वाले, फिर इनको आके रीड करते हैं। हम्म।
अच्छा, पहले हम इसके पैथोलॉजी के टॉपिक्स से पढ़ लेते हैं। अच्छा, अब इसमें ना ऑरल पैथोलॉजीज आ जाती हैं, ठीक है। ऑरल पैथोलॉजीज में हमारे पास क्या होता है कि ना, एक मिनट, एप्थोसेल्सस आ गए, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ओरल का, ठीक है, साइलोलिथियासिस, साइलोएडिनाइटिस, सैलरी ग्लैंड ट्यूमर। अच्छा, ये ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब इसमें से मैं आपको ना एमसीक्यू पॉइंट्स मार्क करा देती हूँ कि क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है। ये जो ओरल कैविटी वाली चीजें हैं ना, इसमें हमारे पास ना ये होता है कि एफ्टस अल्सर की हमें पता हो कि एसोसिएशन किसके साथ होती है, बेहसेट सिंड्रोम के साथ इसकी एसोसिएशन है, एसएलई वगैरह के साथ या एचआईवी इन्फेक्शन के साथ, ठीक है। येलोइश एक्जीडेट होता है इसको, इसका दूसरा ना, एक तो इसको ये दो एमसीक्यूज पॉइंट्स और यही पता होना भी काफी इनफ है कि इसको कैंकर सोर्स भी कहते हैं और बेहसेट सिंड्रोम के साथ इसकी एसोसिएशन है। फिर आ जाते हैं हमारे पास स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ओरल कैविटी का ये एक मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी है। ये एमसीक्यू आ जाता है कि हमारे पास हेड एंड नेक की मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी कौन सी है या ओरल कैविटी की मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी कौन सी है, तो उसमें हमारे पास स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा आता है। आप कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स एडिनो कार्सिनोमा और स्क्वैमस कार्सिनोमा में, ठीक है। तो ओरल कैविटी हो या हेड एंड नेक हो, उसकी मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है, ठीक है। यूजली जो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है ये टंग को इफेक्ट कर रहा होता है, ये आपको पता हो, टोबैको स्मोकिंग, HPV16, ठीक है, HPV16 के साथ इसकी एसोसिएशन है, ये आपने थोड़ा सा देख लेना है। और फिर साइलोलिथियासिस में आपको जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये पता हो कि स्लाइवरी ग्लैंड तो इन्वॉल्व करती है, लेकिन ये एमसीक्यू जाता है सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है ना, मतलब स्टोन्स फॉर्मेशन कौन से ग्लैंड में होती है, तो ये सबमेंडिबुलर ग्लैंड में, सबमेंडिबुलर ग्लैंड में सबसे ज्यादा स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस होते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर साइलोएडिनाइटिस, ये इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लैंड है, इसमें स्टेफ ऑरियस या मम्प्स वगैरह से हो रही होती है, ये देख लेना। अब आते हैं ट्यूमर्स। स्लाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स में हमने ये देखना है कि यूजली जो होते हैं हमारे पास क्या होगा कि ट्यूमर्स, वो कह रहे हैं कि इसमें ना स्लाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स बिनाइन होते हैं, ठीक है, मोस्ट कॉमनली इफेक्ट कर रहे होते हैं पैरोटिड ग्लैंड को, ठीक है। अब इसमें अच्छा, ये एमसीक्यू पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए और आता भी है कि साइलोलिथियासिस, स्टोन फॉर्मेशन जो है वो मोस्ट कॉमनली किस में होती है, सबमेंडिबुलर ग्लैंड में। स्टोन फॉर्मेशन सबसे ज्यादा सबमेंडिबुलर ग्लैंड में होती है, लेकिन जो ट्यूमर्स हैं वो सबसे ज्यादा किस में बनते हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स में। ये बातें आप नोट करें और ये जब टेस्ट होगा ना, मैंने यही चीजें पूछनी है जो मैं मेंशन करा रही हूँ, ठीक है। और मैंने आप लोगों को शायद सबको नहीं बताया, एक दो स्टूडेंट्स जिनसे मुझे पूछा था कि टेस्ट का पैटर्न क्या है, तो मैंने बताया था कि टेस्ट एमसीक्यूज फॉर्म में नहीं होगा, एससीक्यूज और एमसीक्यूज दोनों हुआ करेंगे और वो मैनुअली ही हुआ करेगा। आप लोग पेज पे पेपर पेंसिल से अटेम्प्ट करके दोगे पेपर, और वो फिर मैं बाय हैंड चेक करके आप लोगों को उसके मार्क्स बताया करूंगी, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने अटेंटिव होके एक एक बात अच्छे से गौर से सुननी है। यूजली हमारे पास क्या होगा कि सैलरी ग्लैंड ट्यूमर ज्यादा कौन से होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड के। ट्यूमर पैरोटिड ग्लैंड के कॉमन है और स्टोन्स जो हैं वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड के कॉमन है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास ना प्लियो इसकी टाइप्स होती हैं, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, ठीक है, और वॉर्थिन ट्यूमर या म्यूकोएपिडर्माइड कार्सिनोमा। अच्छा, इसमें से एक और इम्पोर्टेंट बात जो है वो एमसीक्यू में जो आती हुई है कि फेशियल पैरालिसिस या पेन होना है ट्यूमर की साइड पर। वैसे ये ट्यूमर से पेनलेस होते हैं, अगर तो पेन होने लग गया है, ये भी एक आध बार एमसीक्यू आया होता था, और फेशियल पैरालिसिस हो रही है, ठीक है, तो ये शो कर रहा है कि अब मेलिग्नेंसी की तरफ जा रहा है ये ट्यूमर, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है ना प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा ना, ये एमसीक्यू इससे आता है कि कौन सा ट्यूमर है जिसकी पेरी न्यूरल इन्वेजन होती है, ठीक है। पेरी न्यूरल इन्वेजन किस ट्यूमर की होती है, तो प्लियोमॉर्फिक एक्स एडिनोमा की, और ये ना पेरी न्यूरल। ये एफसीपीएस का तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये आता है अक्सर, एक दो बार जे कैट में भी आ चुके हैं। पेरी न्यूरल इन्वेजन जो है ना, हमारे पास कौन सा ट्यूमर कराता है, वो कराता है प्लियोमॉर्फिक प्लियोमॉर्फिक एक्स एडिनोमा। अच्छा, पता है क्या है, मेनली जो होता है ना, जो हम लोग पढ़ते थे, अगर आप ढिंगरा भी खोल के देखें, तो जो मेन होता है ना, जो पेरिन्यूरल इनर्वेशन जिसमें करानी होती है, वो होता है एडिनाइड सिस्टिक। लेकिन ना यहाँ पे थोड़ा सा ये भी सिस्टम है हमारा कि जो सीपीएसपी जो है ना का जो पूल है, जो वो आंसर जो उन्होंने दिया होता है ना, जो की में आंसर होता है ना, वही चल रहा होता है। अब यहाँ पे ना मतलब ये एमसीक्यू बिल्कुल रुला हुआ है, इतनी बार आ चुका है, और हर एमसीक्यू में उन्होंने प्लियोमार्फिक एक्साइडिनोमा ही मेंशन किया हुआ है पेरीन्यूलर इन्वेजन में, तो हम भी इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है, कि अगर पेरीन्यूलर इन्वेजन का ट्यूमर पूछेंगे तो हमने भी प्लियोमार्फिक एक्साइडिनोमा ही सिलेक्ट करना है। अच्छा, ये हो गया। और इसमें ना मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन के चांसेस होते हैं, हो सकती है प्लियोमार्फिक एक्सेलिनोमा में, ठीक है। उसके बाद वॉर्थिन ट्यूमर होता है, ये बेनाइन सा होता है, ये स्मोकिंग के साथ एसोसिएशन है इसकी, ये आप देख लेंगे, ठीक है। म्यूकोएपिडर्माइड कार्सिनोमा में म्यूसिनस एंड स्क्वेमस कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। इसमें से बस ये जो पॉइंट्स मैंने बताया ना, ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है, इतना नहीं आता।
एक्लेजिया, अब एक्लेजिया इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है ना, एसोफेगस का लोअर स्फिंक्टर, वो रिलैक्स नहीं हो पा रहा, मतलब उसकी कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रेक्शन कॉन्ट्रेक्शन हुई जा रही है। जब बार बार कॉन्ट्रेक्शन होगी तो उसके अपेयरेंस कैसे आएगी, इसी तरह से ना कंस्ट्रिक्टेड फॉर्म में आएगा, ठीक है। ये उसकी कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रेक्शन की वजह से ये अपेयरेंस आती है, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स ना होने की वजह से। होता क्या है कि जो हमारे पास है इसमें ऑर्बिक या मेंटालिक प्लेक्सिस होता है ना, इसके जो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स पड़े होते हैं, जिन्होंने इनहिबिशन करानी है, उनकी जो होती है ना डी जनरेशन होती है, उनकी डी जनरेशन की वजह से ना हमारे पास इसमें क्या आ रहा होता है कि कॉन्ट्रेक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस रहेगी, वो इनहिबिट नहीं होगी, ठीक है। फिर एक्लेजिया जो कहते हैं प्राइमरी भी हो सकता है, या फिर चागस डिजीज की वजह से, मतलब चागस डिजीज में होता है ट्राइपेनोसिमा क्रूजी, ट्राइपेनोसिमा क्रूजी जो होता है ना, उसका इन्फेक्शन अगर हो गया ना तो वो भी यहाँ पे स्पैज्म कराता है या कॉन्ट्रेक्शन करा रहे होते हैं, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर को रिलैक्स नहीं होने दे रहा होता, ठीक है। और पेशेंट जो है उसमें प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया होगा। सो अच्छा, इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है, हमने डिफरेंशिएट करना है एसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन या कार्सिनोमा एसोफेगस के, उसको एक्लेजिया से तो कैसे करेंगे। एक्लेजिया में जो हमारे पास ना वो होती है डिस्फेजिया होता है, वो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स दोनों के लिए कंबाइन होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास वो होता है एसोफेजियल कार्सिनोमा है, या कोई और ऑब्स्ट्रक्शन है किसी वजह से, उसमें जो हमारे पास होगा ना उसमें जो है उसमें पहले सॉलिड्स से हमारे पास होगी ऑब्स्ट्रक्शन, और सॉलिड्स के बाद ना हमारे पास उसमें आ जाती है लिक्विड्स के लिए, ठीक है। वो हमारे पास ना साथ साथ चलेगा। पहले सॉलिड्स की आएगी और फिर उसके बाद लिक्विड्स की ऑब्स्ट्रक्शन आ रही होगी, ठीक है। लिक्विड्स का डिस्फेजिया आ रहा होगा। तो ये आपने थोड़ा सा देख लेना। यहाँ पर उन्होंने बता भी दिया, ऑब्स्ट्रक्शन में ना प्रिमेरली सॉलिड्स के लिए होती है हमारे पास डिस्फेजिया, और एक्लेजिया में ना सॉलिड्स एंड लिक्विड्स दोनों के लिए होता है। और एसोफेजियल कैंसर का रिस्क भी एक्लेजिया में ज्यादा होता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है वो ये बेरियम स्वेलो पे बर्ड बी अपेयरेंस मिलेगी डिस्टल एरिया, क्योंकि उसकी स्टिनोसिस हुई होती है, तो ये बर्ड बी अपेयरेंस की आपको नजर भी आ रही है। फिर इसमें जो हम ट्रीटमेंट है इसमें दो आ जाते हैं, एक तो बोtulinum टॉक्सिन, और दूसरी इसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है मायोटमी, जिसमें हम मसल को थोड़ा सा कट करेंगे वहां पे ताकि उसका स्पैज्म कम हो, हेलर मायोटमी। जैसे आज हम लोग देख रहे थे ना, जैसे एनल फिशर होता है, एनल फिशर में भी यही होता है ना कि वो जो वो एरिया जो है ना वहां पे स्फिंक्टर वाला एरिया, वो स्पैज जब भी स्फिंक्टर स्पैज में है ना, तो हमने टॉमिंग करनी है, मतलब उसको कट करना है, वहां सुराख करना है ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। जैसे कि यहाँ पे हमने लेटरल इंटरनल स्फिंक्टोटमी करते हैं, इंटरनल स्फिंक्टर को काटते हैं। इसी तरह से हेलर मायोटमी करेंगे, हमारे पास जो मसल्स हैं इस लेवल पे मतलब एसोफेगस के लोअर एंड वाले लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर के जो मसल्स हैं उनको थोड़ा सा उनमें कट लगाएंगे ताकि वहां पे ना वो हो, मतलब वो रिलैक्स हो। और बोtulinum का जो इंजेक्शन है वो भी क्या करेगा, इनहिबिटरी होता है, इसने भी रिलैक्सेशन करानी है, ठीक है। फिर इसमें आप बस जर्ड आ जाता है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, ये मतलब इतना ज्यादा कॉमन है। इसमें यही है कि हार्ट बर्न, रिगर्जिटेशन, डिस्फेजिया वगैरह पेशेंट प्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। और इसमें ये होता है अगर ये हमारे पास ना कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ठीक है, तो मतलब जरूरी नहीं है कि हमारे पास जर्ड हमेशा ऐसे ही प्रेजेंट करे, हार्ट बर्न, रिगर्जिटेशन, डिस्फेजिया, कुछ सिलेक्टिव कंडीशन में ना ये लेंजोफेरेंजियल रिफ्लेक्स की वजह से ना हॉर्सनेस और कफ के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये देख लेना है। उसके बाद एसोफेजाइटिस की आपको टाइप्स, इसको एक दफा रीड कर लेना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। प्लम्बर विंसन सिंड्रोम, इसमें से एमसीक्यूज आ जाते होते हैं, ये देख लेंगे कि प्लम्बर विंसन सिंड्रोम क्या होता है कि इसमें प्रायर होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो रहा होता है, एसोफेजियल वेब्स बन रहे होते हैं, और डिस्फेजिया हो रहा होता है। इन तीनों ये ऐसे ही टिपिकल एमसीक्यू आता है कि डिस्फेजिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एसोफेजियल वेब्स मेंशन किए होंगे, डिजीज कुछ होगी, क्या होगा कि प्लम्बर विंसन सिंड्रोम है। और प्लम्बर विंसन सिंड्रोम वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो हमारे पास एक तो ग्लोसाइटिस के साथ भी एसोसिएट करते हैं, और उनमें स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होने के चांसेस भी ज्यादा होता है, एसोफेजियल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का रिस्क भी ज्यादा होता है इन पेशेंट में, ठीक है। फिर मिलरी वी सिंड्रोम, आपको ना जैसे टर्म का पता हो कि इसमें लॉन्गिट्यूडनल लेक्सरेशन हो जाती है गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन के लेवल पे, सिवियर वोमिटिंग की वजह से, ठीक है। सिवियर वोमिटिंग की किसी पेशेंट ने तो उसमें गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन के लेवल पे लॉन्गिट्यूडनल लेक्सरेशंस मिलेंगी हमें, जिसे कहते हैं मेलरी वी सिंड्रोम। और ये हमारे पास क्या होगा कि ना बिलीमिया नर्वोसा वाले पेशेंट में होता है ये अल्कोहल डिसऑर्डर, क्योंकि अल्कोहलिक जो होता है ना वो भी उनको उनमें वोमिटिंग ज्यादा होती है, ठीक है। बिलीमिया नर्वोसा वाले क्या करते हैं कि खुद ही सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग करते हैं, तो इनमें ये चांसेस ज्यादा होते हैं कि उनमें एसोफेजियल टीयर्स मिले, हमें गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन के लेवल पे ना टीयर्स मिल रहे हैं। फिर एसोफेजियल वेरिसेस वो हमने देखा ही था कि जो दो अच्छा आप लोगों ने अब यहाँ से चलेगा, आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, एसोफेजियल वेरिसेस में कौन सी दो वेन्स के दरमियान में शंट बन रहा था, प्रोटोसिस्टेमिक शंट था ना, कौन सी दो वेन्स थी मुझे जरा बताएं टेक्स्ट करके। दो जो है ना वेन्स थी जो कि शंट बना रही थी आपस में, एनीवन।
प्रोटोसिस्टेमिक शंट था ना, एक पोर्टल से आ रहा था और एक जो सिस्टेमिक से आ रहा था जो स्ट्रक्चर, ठीक है, वो दोनों मिलके आपस में शंटिंग कर रही है, प्रोटोसिस्टेमिक शंट बन रहा था एसोफेजियल वेरिसेस में। कौन सी दो वेन्स बना रही होती हैं? किसी ने भी नहीं पढ़ा? लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन और पोर्टल वेन, कल ये मैंने आपको बताया था ना, ये टेबल कराया था, मैंने कहा था कि आपने वेन्स याद करनी है कि एसोफेजियल वेरिसेस में कौन सी दो वेन्स के दरमियान में आ रहा होता है, वहां पर शंट बन रहा होता है, कैपिट मेडुसी में किस में बन रहा होता है, एंडोरेक्टल वेरिसेस में किन के दरमियान बन रहा है। ठीक है। मैंने ये आप नेक्स्ट लेक्चर में ना प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड कुछ ना कुछ लाजमी सुनना है, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग साथ साथ पढ़ रहे हो, तो आप लोग कोशिश करें कि साथ के साथ इन चीजों को रिकॉल करते जाएं, ठीक है। ऐसे फिर आप लोग दोबारा से जब आप उठाएंगे ना फर्स्ट एड, तो वो बर्डन ही लगेगी अगर आप साथ साथ अब इसको याद नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही वॉलेटाइल होती है, एकदम से उठती है, क्योंकि इसमें इतनी तो समराइज फॉर्म में सारा तो एमबीबीएस इसके अंदर लिखा हुआ है। जितना आप इसको बार बार पढ़ेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे, तो उतना ही फायदा है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया एसोफेजियल वेरिसिस। फिर डिस्टल एसोफेजियल स्पैज्म, इसमें ये एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है ये दो पॉइंट्स के बेरियम स्वेलो पे कोक्स थ्रू एसोफेगस मिल रहा होता है हमें, ठीक है। और ट्रीटमेंट में हम इसकी ना नाइट्रेट्स और कैल्शियम जेर होते हैं, ठीक है। फिर स्क्लेरोडर्मा एसोफेजियल इन्वॉल्वमेंट, ये हम इंशाल्लाह, ये क्रेस्ट सिंड्रोम का पार्ट होता है, और इसमें ना सिंपली यही होता है कि बेसिकली ना एट्रोफी हुई होती है एसोफेजियल स्मूथ मसल्स की, जिसकी वजह से ना लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर का प्रेशर कम हुआ होता है, ठीक है। मोटिलिटी डिसऑर्डर है, डिस्फेजिया वगैरह इसमें आ रहा होता है, ये थोड़ा सा आपने देख लेना है। एसोफेजियल परफोरेशन में बोरहैफ सिंड्रोम आपको पता हो, ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसम्यूरल जो है हमारे पास परफोरेशन मिलती है, जो कि ना वॉयलेंट रिचिंग की वजह से होती है। एसोफेजियल का रप्चर डिस्टल एसोफेगस के लेवल पे, ये आदत है। बोरहैफ सिंड्रोम में रप्चर किस लेवल पे हो रहा है? डिस्टल एसोफेगस के लेवल पे। किस वजह से हो रहा है? वॉयलेंट रिचिंग की वजह से, ठीक है। ये थोड़ा सा आपने देख लेना है। फिर हमारे पास बैरेट एसोफेगस का आपको पता हो कि क्या होता है, कि जो हमारे पास नॉर्मली, ये मैंने आपको कल हिस्टोलॉजी पढ़ाते हुए बताया था, नॉर्मल एपिथेलियम क्या होती है। अच्छा, आप साथ साथ ना रिस्पॉन्ड किया करें, वैसे कि यहाँ पे सामने लिखा भी हुआ है, आप चैट में मुझे बताएं, मतलब मैसेज करके, नॉर्मल एसोफेगस की एपिथेलियम क्या होती है। साथ साथ आप मुझे, ताकि पता लगे कि आप लोग सुन रहे हैं और जाग रहे हैं, ठीक है। एसोफेगस की नॉर्मल एपिथेलियम बताएं। ये ऊपर लिखी हुई है सामने, नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। ये एमसीक्यू आदत है एपिथेलियम के हवाले से भी, कि नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम जो है, ये मतलब जो एसोफेगस की एपिथेलियम होती है, ठीक है, टाइप है ये एसोफेगस की। और फिर इसमें याद आता है कि इस बैरेट में क्या होता है, कि ये जो नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है ना, ये रिप्लेस हो जाती है विद द कोलमनर एपिथेलियम, जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम होता है ना, जिसमें आपस कोलमनर सेल्स पड़े होते हैं साथ में गोबलेट सेल्स, उसके साथ रिप्लेस हो जाती है, ठीक है। तो ये जर्ड में होता है बेसिकली, बेरेट एसोफेगस मतलब क्रोनिक जर्ड के बाद ये होगा, ठीक है। और बेरेट एसोफेगस आगे एडिनोकार्सिनोमा करा सकती है, ठीक है। इससे बेरेट एसोफेगस से एडिनोकार्सिनोमा का रिस्क बढ़ जाता है। एक्लेजिया जो होता है ना, ये यहाँ पे एक और हमें एमसीक्यू पॉइंट मिल गया। एक्लेजिया जो होता है, उससे हमारे पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का रिस्क बढ़ता है, ठीक है। और जो हमारे पास बेरेट एसोफेगस है ना, इससे हमारे पास क्या होता है, एडिनोकार्सिनोमा का रिस्क बढ़ता है, ठीक है। क्या बता रही मैं, एक्लेजिया से स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का रिस्क बढ़ेगा, और बैरेट एसोफेगस से एडिनोकार्सिनोमा का रिस्क बढ़ता है, ठीक है। ये देख लिया हमने। कोलमनर सेल्स जो हैं वो आ रहे होते हैं इसकी जगह। अब होता क्या है कि हमारे पास ये जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है ना, एसोफेगस तक आती है, नीचे से ना जैसे स्टमक स्टार्ट होता है, यहाँ से कोलमनर एपिथेलियम स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे ना एक जंक्शन होता है, जो इसको हम कहते हैं कि ना गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन, ठीक है। गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन होता है जहाँ पे स्टमक और गैस्ट्रिक और एसोफेगस के दरमियान में, इस जंक्शन पे ना मतलब मिक्स्ड एपिथेलियम पड़ी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस भी पड़ी होती है और कोलमनर भी पड़ी होती है। अगर ये जंक्शन, ये एमसीक्यू आ जाता है, अगर ये जंक्शन 2.5 सेंटीमीटर तक ना, ये जंक्शन नॉर्मल है, अगर ये जंक्शन 2.5 सेंटीमीटर से बढ़ता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये, अगर ये मोर देन 2.5 सेंटीमीटर होता है, तो इसका मतलब ये है कि बैरेट एसोफेगस है, ठीक है। सिंपली अक्सर ये पूछा जाता है, कुछ नहीं बताया, ये नहीं कहा जाता कि मेटाप्लेजिया हो गया है या रिप्लेस हो गई है, वो ये पूछते हैं कि गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन जो है ना, उसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है या 3.5 सेंटीमीटर, तो उस लेंथ के साइज से हम उसको डायग्नोस करते हैं कि अच्छा ये बैरेट एसोफेगस की बात कर रहे हैं, ठीक है। यही है कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा अपर टू थर्ड में, तो ऑब्वियसली एडिनो कार्सिनोमा क्या होता है, बैरेट एसोफेगस के बाद होता है ना। बैरेट एसोफेगस कहाँ हो रही है? गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन के लेवल पे हो रही है, यहीं से ही ना, ये जंक्शन ही बढ़ेगा तो ये आगे बैरेट एसोफेगस कराएगा, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। तो और यही रिस्क फैक्टर है एडिनो कार्सिनोमा का।
तो जो हमारे पास एडिनो कार्सिनोमा होता है वो डिस्टल 1/3 में होता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा अपर 2/3 में होता है। बाकी इसके रिस्क फैक्टर आप देख लेंगे, देखें स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का रिस्क फैक्टर देखें एक्लेजिया आ रहा है, इसका रिस्क फैक्टर बैरेट एसोफेगस है, बाकी भी आपने इनको पढ़ लेना। वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन कौन सा है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, और जस्ट अमेरिका में कौन सा कॉमन है, एडिनो कार्सिनोमा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कुछ समझ ना आ रहा हो या कोई मसला हो तो बता दें, सब सोए हुए हैं। ठीक है, साथ साथ चल रहे हैं आप लोग? कोई कंफ्यूजन हो अब तक या कोई भी मसला हो? 1 सेकंड में जिस पानी आगे स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारे पास आ जाता है गेस्ट्राइटिस। गेस्ट्राइटिस जो है इसमें हमारे पास ना एक्यूट भी होता है और क्रोनिक भी होता है। पैथोलॉजी हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा था, हम लोग देख रहे थे इसके रिस्क फैक्टर्स के। अब इन्होंने इसको ना बिल्कुल समराइज कर दिया, इतनी डिटेल पर थे, अगर आप लोगों को ना रोबिंग याद हो ना, हमें पूरा पूरा पेज पढ़ा था कि किस तरह से हमारे पास मतलब 3 बातें पढ़ी थी, या तो गैस्ट्रिक म्यूकोजा की प्रोटेक्शन कम हो जाए, ठीक है जैसे ये लिखा हुआ है, या क्या हो, या फिर उसका ना मतलब इंजरी जो है वो बढ़ जाए, ठीक है, कोई नोक्शियस स्टिमुलस जो है ना वो ज्यादा हो जाए, तो यही बताया हुआ है कि, और या फिर उसकी प्रोस्टाग्लैंडिन्स के थ्रू जो प्रोटेक्शन है ना वो कम हो रही है। तो अब वो रिस्क फैक्टर यही आ जाएंगे, एनसिड्स, ठीक है, एनसिड्स भी नोक्शियस स्टिमुला, ये हमने पूरा टेबल पढ़ा था, इसमें काफी ज्यादा चीजें आ जाती है, कोकेन, एनसिड, स्मोकिंग, और मतलब कोई भी ऐसी जो ड्रग्स हैं जो कि ना आपस जीआईटी को जो है डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है। तो ये एनसेड्स ये एक रिस्क फैक्टर है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को कम कराते हैं, ठीक है। और गैस्ट्रिक म्यूकोजा का डिफेंस कम हो जाए, ठीक है, किसी वजह से बॉडी जो है वो जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा जो अपना डिफेंस प्रोवाइड करे, डिफेंस कैसे प्रोवाइड करता है, एक जो हमारे पास स्टमक है उसके उसने ना अपने अराउंड एक लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर बनाई होती है म्यूकोजा की, ताकि वो जो खुद ऐसे, क्योंकि स्टमक जो है उसकी वॉल खुद प्रोटीन की बनी हुई है, ठीक है, और उसकी जो वो जो एसिड रिलीज करता है उससे भी प्रोटीन को डैमेज करना है, प्रोटीन की डाइजेशन करनी है। तो ये जो म्यूकोजल वॉल है ये प्रोटेक्ट करती है स्टमक को फ्रॉम द एसिड, ठीक है, जो एसिड स्टमक को रिलीज कर रहा है। तो ये जो अगर ये डिफेंस मैकेनिज्म, ये म्यूकोजा जो है ना ये डिफेक्टिव हो जाए, ये प्रोटेक्शन ना दे पाए, फिर ये एसिड खुद स्टमक को भी मतलब डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा, उसकी वॉल भी डिस्टर्ब होगी, तो ये होता है एक्यूट गेस्ट्राइटिस में, ठीक है। अब इसमें हमारे पास 2 तरह के होते हैं, बर्न्स, कर्लिंग अल्सर्स, या फिर ब्रेन। अच्छा, ठीक है। हाँ, अब एक पेशेंट जो है हमारे पास आया है बर्न के साथ, ठीक है, बर्न के साथ एक पेशेंट आया है, और उसमें हम क्या हो रहा है कि, अच्छा, अब उसको क्या हुआ है कि बर्न के साथ आने पे ना कि यहाँ पे 2 टर्म्स है, बर्न के पेशेंट डिस्कस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर उन्होंने मेंशन किया है कि उसको स्टमक अल्सर है, ठीक है, तो स्टमक अल्सर अगर उसको हो रहा है तो उसमें हमारे पास क्या आ जाता है कि उसको हम कहेंगे कर्लिंग अल्सर। और अगर वैसे सिंपली पूछा हुआ है कि अगर पेशेंट बर्न के साथ आया तो टिश्यू का कौन सा अल्सर होगा, तो वो होता है मार्जोरिन अल्सर। मतलब हम लास्ट टाइम एमसीक्यू सेशन में ये बच्चों को कंफ्यूजन हो रही थी कि मतलब बर्न में तो कर्लिंग अल्सर है, हमने यही सबने रट्टा लगाया होता है कि अच्छा जी बर्न बर्न का अगर वर्ड आएगा तो बस ठीक है जी, कर्लिंग अल्सर हमने मेंशन कर देना, तो वो आपने देखना है बर्न के पेशेंट में टिश्यू का अगर अल्सर पूछा है तो वो मार्जोरिन अल्सर है, अगर तो स्टमक का अल्सर पूछा है तो वो कुशिंग कर्लिंग अल्सर है, ये डिफरेंस देखना है।
इसके अलावा अगर ब्रेन इंजरी हुई है तो उसको कुशिंग अल्सर कहते हैं। उसमें क्या होता है कि ब्रेन इंजरी की वजह से वेगल स्टिमुलेशन बढ़ जाएगी, एसिटिलकोलिन बढ़ेगा, एच प्रोडक्शन जो है ना वो बढ़ जाती है, ठीक है। और अल्कोहल यूज डिसऑर्डर वालों में ये ज्यादा कॉमन होता है, रूमेटाइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट जो कि एनसिड्स ज्यादा ले रहे होते हैं उनमें ये गेस्ट्राइटिस के चांसेस होते हैं। अब क्रोनिक गेस्ट्राइटिस में यही होगा कि म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन बार बार हो रही है, तो जो हमारे पास जो है सेल्स होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। स्टमक के जिन्होंने प्राइटल सेल्स, ठीक है, प्राइटल सेल्स का डैमेज होगा, उनकी एट्रोफी हो रही होती है। अब प्राइटल सेल्स डैमेज हो रहे हैं, उनकी एट्रोफी हो रही है, वो एसिड नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, ठीक है, हाइपोक्लोरोहाइड्रिया हो रहा है उनकी एट्रोफी की वजह से। उसकी वजह से क्या होगा कि पीछे हमने देखना है वो जो टेबल है ना उसमें हमने गैस्ट्रिन पढ़ना है। गैस्ट्रिन जो होता है ना वो क्या करता है, जी सेल्स से रिलीज होता है एंट्रम के, और उससे जाके क्या करना होता है स्टमक में ना फंडस पे जाके एक्ट करना होता है प्राइटल सेल्स पे, और वहां से ना एच पॉजिटिव आयन सिक्रीट कराना होता है। तो हाइपर गैस्ट्रोनीमिया होता है इन पेशेंट में, ठीक है। क्या होगा कि पैराइटल सेल्स की एट्रोफी होगी, और उसके बाद हाइपर गैस्ट्रोनीमिया मिल रहा होता है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस वाले पेशेंट में। साथ में इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया भी आ रहा होगा, ठीक है। तो ये अब इसमें ये होता है कि क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है तो एच पाइलोराई एसोसिएटेड होता है, ये भी हम पढ़ते थे कि पूरा मतलब अगर आप याद करें थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमारे रॉबिन का पूरा एक चैप्टर था ये पूरा गैस्ट्राइटिस का, या 5-6 पेजेस से जिसको उन्होंने समराइज करके टेबल में बताया हुआ है। एच पाइलोराई या फिर ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस, ठीक है। एच पाइलोराई वाला जो होता है उसमें हमारे पास ना मार्ट लिम्फोमा का रिस्क ज्यादा होता है, ठीक है। और जो हमारे पास ना ऑटो इम्यून गेस्ट्राइटिस होता है उसका परनीशियस एनीमिया के साथ एसोसिएशन होती है, ये देख लेनी है एक तो ये पता हो। फिर एच पाइलोराई वाला जो होता है ना वो एंट्रम को अफेक्ट करता है, ये एमसीक्यू आ जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि एच पाइलोराई वाला जो गेस्ट्राइटिस है वो एंट्रम को अफेक्ट करता है, और ऑटो इम्यून वाला जो होता है वो बॉडी एंड फंडस ऑफ द स्टमक को अफेक्ट करता है, ठीक है। फिर मेंटेरियर डिजीज आ जाती है, ये इतनी ज्यादा इसमें बस ये देख लेना है कि गैस्ट्रिक म्यूकोजा का हाइपरप्लेजिया होता है, इसमें हाइपरट्रोफाइड गाय मिल रहे होते हैं, ठीक है। और एसिड प्रोडक्शन कम है क्योंकि प्राइटल सेल्स की एट्रोफी इसमें आ रही होती है। बाकी वेट लॉस, एनोरेक्सिया, वोमिटिंग, एपिगेस्ट्रिक पेन इसमें आ रहा होता है, ठीक है। एक दफे इसको रीड कर लेना ऐसे जिसमें से कभी एमसीक्यू आया नहीं है। फिर गैस्ट्रिक कैंसर में आपको पता होनी चाहिए इसकी टाइप्स के, दो तरह का होता है। एक हमारे पास आ जाता है इंटेस्टाइनल, ठीक है, और एक होता है डिफ्यूज। इंटेस्टाइनल गैस्ट्रिक कार्सिनोमा होता है और डिफ्यूज होता है। डिफ्यूज वाला जो होता है वो हमारे पास इंटेस्टाइनल जो होता है ना एच पाइलोराई के साथ एसोसिएटेड, ऊपर ही हमने पढ़ना है। एच पाइलोराई वाले में इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि ये एंट्रम के लेवल पे ज्यादा इफेक्ट कर रहा होता है। जो डिफ्यूज होता है ना वो हमारे पास बॉडी एंड फंडस में होता है, वो डिफ्यूजली इफेक्ट कर रहा होता है स्टमक को, ठीक है। एच पाइलोराई के साथ वो एसोसिएटेड नहीं होता। अब जो रिफ्यूज वाला होता है इसमें हमारे पास ना ई कैडहेरिन की म्यूटेशन हो रही होती है, ठीक है, ई कैडहेरिन की म्यूटेशन की वजह से होता है ये। उसके रिस्क फैक्टर है नाइट्रोसामाइंस दे रहे हैं या टोबैको स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे लाइनेटिस प्लास्टिका की टर्म आ जाती है कि अगर यहाँ पर ना स्टमक वाल लेदरी मिल रही है, ग्रॉसली थिकन एंड लेदर टाइप मिल रही है, लाइनेटिस प्लास्टिका एक है, तो ये किस में होता है, तो ये डिफ्यूज गैस्ट्रिक कार्सिनोमा होता है। ये इस तरह से भी आ जाता है। लाइनेटिस प्लास्टिका क्या है, स्टमक वॉल ग्रॉसली थिकन एंड लेदरी इसको कहते हैं। ये इस तरह से भी आ जाता है कि लाइनेटिस प्लास्टिका जो है वो किस डिजीज में होता है, तो वो डिफ्यूज गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में होगा, ठीक है। फिर इसमें हमारे पास ये ट्यूमर्स, इनकी आपको पता होनी चाहिए कि विर्चुअल नोड क्या होते हैं, कि अगर गैस्ट्रिक कार्सिनोमा जो है गैस्ट्रिक ट्यूमर है, ठीक है, और इसने इन्वॉल्व कर लिया है लेफ्ट सुप्राक्लेविकल लिम्फ नोड का, ऐसा नहीं कोई ब्रेस्ट का ट्यूमर है या किसी और रीजन का, स्पेशली हम इसको रिलेट कर रहे हैं गैस्ट्रिक ट्यूमर से, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है और उसने इन्वॉल्व किया है लेफ्ट सुप्राक्लेविकल लिम्फ नोड्स को, तो इन नोड को हम कहेंगे विर्चुअल नोड्स। यही गैस्ट्रिक ट्यूमर अगर ओवरीज तक मेटास्टाइज कर जाएगा तो इसको कैटनबर्ग ट्यूमर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, हमारे पास जो होता है ना ये डिफ्यूज वाले की स्पेशल अपीयरेंस होती है, एमसीक्यू में आ जाती है, सिग्नेट रिंग सेल्स बनते हैं इसमें। सिग्नेट रिंग सेल्स होते हैं, इसमें होता क्या है कि रिंग अपीयरेंस होती है सेल की, ठीक है। ये यहाँ बने भी हुए हैं, रिंग अपीयरेंस है जिसमें न्यूक्लियस जो है ना वो पेरिफेरी की तरफ पुश हुआ हुआ है रिंग की तरह, जैसे नग लगा होगा ना रिंग के ऊपर, जैसे कोई भी डायमंड वगैरह से एक मोटा सा लगा होगा एक सिंपल सा, उसको देख लेते हैं कि ये न्यूक्लियस पेरिफेरी पे गया है, पीछे सारा ग्लास पे है, लेकिन यहाँ पे सारा म्यूसिन पड़ा होगा, और म्यूसिन ने न्यूक्लियस को ना पेरिफेरी पे डाला हुआ होगा, ठीक है। तो सिग्नल रिंग का पेरेंट्स है, और इसी तरह से जब ये वाला जो डिफ्यूज सेल कार्सिनोमा है ना स्टमक का, जब ये स्प्रेड होता है और जाता है हमारे पास ओवरीज तक, तो ओवरीज में भी ये म्यूसिन सिक्रीटिंग सिग्नल रिंग सेल्स वाला ट्यूमर ही कराएगा, और इसको इस टर्म को हम कहते हैं क्रैकेनबर्ग ट्यूमर, ठीक है।
फिर सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल्स होते हैं, जो कि हमारे पास ना सबक्यूटेनियस पेरी अम्बिलिकल मेटास्टेसिस जो होता है उसको हम बोलेंगे। ब्लमर शेल्फ तब होगी जब पाउच ऑफ जगलस की इन्वॉल्वमेंट आ जाए। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा पाउच ऑफ जगलस तक अगर स्प्रेड कर जाए तो उसको हम कहते हैं कि ब्लमर शेल्फ, इस टर्म को बोलेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है पेप्टिक अल्सर डिजीज। अच्छा, ये इसको मैं थोड़ा स्पीडली इसलिए बता रही हूँ कि मैं ना आप लोगों को एमसीक्यूज पॉइंट्स नोट करा रही थी, ठीक है। कि अब इसमें ना हमने थोड़ा सा सिलेबस को करना, ऑब्वियसली 3 दिन में चैप्टर कंप्लीट करना है ना। तो ये जो सिंपल, ये सारी बातें जो है ना वो रट्टा वाली थी, मतलब इसमें जो मेन मेन छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स है ना वो मैं आपको बता रही थी, और बाकी चीजों को जस्ट मैं एक रीडिंग करवा के आपको जा रही थी, इसलिए मैं थोड़ी स्पीड ज्यादा है। आप लोगों ने कुछ समझ नहीं आई कोई बात तो वो आप मुझे बता दें, मैं वो रिपीट करा देती हूँ पीछे से। कुछ भी आपने पूछना है तो आप पूछ लें, फिर आगे चलते हैं। आगे मैं थोड़ा सा स्पीड स्लो करती हूँ, ठीक है। हमारा एक दफा टेम्पो बन जाए कोई मसला नहीं है, हम स्लो स्पीड के साथ चलते हैं, बेशक टेम्पो बन जाए फिर स्पीड बढ़ा देंगे। 3 दिन में नहीं हो तो चैप्टर 4 दिन में भी फिलहाल कर लेते हैं, आगे बढ़ा देंगे। पीछे कुछ कोई पॉइंट जो मिस हो गया, आपको समझ ना आई हो स्पीड फास्ट होने की वजह से मेरी। आई थिंक ये गेस्ट्राइटिस तो मैंने आप लोगों को बता दिया है अच्छे से, ठीक है। इसके बाद एक्यूट गेस्ट्राइटिस, ठीक है। इसमें जो क्रोनिक गेस्ट्राइटिस है ना, इसमें जस्ट आपने आपको सिर्फ यही पता होना चाहिए कि एच पाइलोराई जो है ना, इसकी एसोसिएशन है मार्ट लिम्फोमा के साथ, ठीक है, इतना बताओ। और ये एंट्रम को अफेक्ट करता है, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स इसके बताओ। और जो ऑटो इम्यून क्रोनिक गेस्ट्राइटिस है ना, ये इसकी एसोसिएशन होती है परनीशियस एनीमिया के साथ, ठीक है। और ये हमारे पास अफेक्ट कर रहा होता है बॉडी एंड फंडस ऑफ द स्टमक को, ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद आ जाती है मेंट्रियर डिजीज। ये मैंने आपको ये बताया था कि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जस्ट गैस्ट्रिक म्यूकोजा जो है उसका हाइपरप्लेजिया मिलेगा, ठीक है। गैस्ट्रिक म्यूकोजा का म्यूकोजा हाइपरप्लेजिया, म्यूकोजा जो है स्टमक का वो हाइपरप्लास्टिक हुआ होगा, उसके रुगाई हाइपरप्लास्टिक होंगे, पीछे से जो नीचे अंदर प्राइटल सेल्स हैं वगैरह, प्रोटीन वगैरह उसका लॉस हो रहा है, प्राइटल सेल्स जो है ना म्यूकस ज्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से जो प्रोटीन है और प्राइटल सेल्स है उनका लॉस हो रहा होगा, प्राइटल सेल्स की एट्रोफी हो रही होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एचसीएल की प्रोडक्शन कम होगी, ठीक है। तो ये पेशेंट प्रेजेंट करेंगे वेट लॉस, एनोरेक्सिया, वोमिटिंग, एपिगेस्ट्रिक पेन, एडीमा इसके साथ। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है गैस्ट्रिक कैंसर। गैस्ट्रिक कैंसर में मैंने आप लोगों को बता दी था, इसकी 2 टाइप्स होती हैं, इंटेस्टाइनल और डिफ्यूज, ठीक है। इंटेस्टाइनल वाला जो होता है वो एच पाइलोराई के साथ एसोसिएट कर रहा होता है, और डिफ्यूज वाला जो होता है वो एच पाइलोराई के साथ एसोसिएट नहीं करता। इंटेस्टाइनल में हमारे पास क्या आ जाता है कि नाइट्रोसामीन, जैसे कि स्मोक फूड आ गई, ठीक है, और टोबैको स्मोकिंग, एक क्लोरोहाइड, ये इसकी एसोसिएशन है, ये क्रोनिक गैस्ट्राइटिस चल रहा हो। डिफ्यूज में हमारे पास जीन्स म्यूटेशन है, वहां पे कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, वो जेनेटिकली आएगा कि ई के ढेरिन म्यूटेशन अगर आ गई है ना उस वजह से, वो जेनेटिकली भी हो सकता है, या कोई म्यूटेशन आ गई है किसी वजह से, ठीक है। और डिफ्यूज इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू पॉइंट्स आते हैं कि इसमें हमारे पास ना सिग्नेट रिंग सेल्स भी आ रहे होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि लाइनाइटिस प्लास्टिका जो है इसमें अपेरेंस बन रही होती है, स्टमक वॉल जो है वो ग्रॉसली थिकेंड हो रही होती है, लाइनेटिस प्लास्टिका की अपेरेंस बना रही होगी, ठीक है। ग्रॉसली अगर अपेरेंस देखें, माइक्रो 2 तरह से देखते हैं ना हम पैथोलॉजी को, या तो हम उसकी ग्रॉस देखेंगे या फिर हम उसकी ना माइक्रोस्कोपिक फीचर देखेंगे। ग्रॉसली अगर हम इस ट्यूमर को देखेंगे ना, डिफ्यूज वाले को, तो स्टमक वॉल ना हमें कैसे नजर आएगी, थिकन सी नजर आएगी, लाइनाइटिस प्लास्टिका की फॉर्म में, ठीक है, थिकन एंड लेदरी होगी। और अगर हम माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस देखेंगे तो माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में हमें सिग्नेट रिंग सेल्स नजर आएंगे, जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। सिग्नेट रिंग सेल्स कैसे होंगे कि जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो पेरिफी की तरफ उसको मतलब पुश किया होगा, सारा म्यूकस यहाँ पड़ा होगा, म्यूसिन पड़ा होगा अंदर, न्यूक्लियस को पेरिफी की तरफ पुश किया होगा, एक रिंग जैसी अपीयरेंस आ जाएगी, ठीक है। फिर इसमें आपने लिम्फ नोड्स के नाम करने हैं, विर्चो नोड क्या होता है, क्रैकेनबर्ग क्या होता है, सिस्टर मैरी क्या होता है, ठीक है, ब्लमर शेल्फ क्या होता है। अब जो विर्चो नोड है ना, इसमें ये होता है कि गैस्ट्रिक कार्सिनोमा अगर लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करा देता है तो इसको हम कहते हैं कि ये विर्चो नोड है, ठीक है। और अगर गैस्ट्रिक कार्सिनोमा स्प्रेड करके ओवरीज तक चला गया है तो क्रैकनबर्ग ट्यूमर, ये स्प्रेड करके पैरा एम्बिलिकल जो है ना स्किन, पैरा एम्बिलिकल जा रहा है, एम्बिलिकस के अराउंड जा रहा है सबक्यूटेनियसली, तो उसको कहते हैं सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल्स।
और अगर पाउच ऑफ डगलस तक जा रहा है तो ब्लमर शेल। ठीक है। अब पेप्टिक अल्सर डिजीज की तरफ आ जाते हैं। इसमें वापस आ जाते हैं, इनका ना डिफरेंस थोड़ा सा आपका आता है, गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर, इनके सिम्टम्स और इनमें मतलब इनकी प्रेजेंटेशन क्या है, इस तरह से थोड़ा सा इसको हमें डिफरेंशिएट करना होता है। ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास ना गैस्ट्रिक अल्सर है, क्या होता है कि ये इसका जो पेन है ना, जब हम खाना खाते हैं ना उससे बढ़ता है। ठीक है। अब इसकी रीजन पता है क्या है, हमारे पास क्या होता है कि जब ना हम फूड लेंगे ना, गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होता है कि हमारे पास जो है स्टमक के अंदर अल्सर है। ठीक है। पहले ही अल्सर हुआ हुआ वॉल मिकोजा यानी कि डैमेज हुआ हुआ है, उसका डिफेंस नहीं है। जैसे ही हमने खाना लिया, ठीक है, तो क्या होगा, उस नतीजे में एसिड जो होगा वो रिलीज होगा। ठीक है। जब एसिड रिलीज होगा तो उसने क्या करना है कि हमारे पास ना मजीद जो है वो प्रोटीन जो स्ट्रक्चर है अल्सर वाला एरिया, उसको मजीद डैमेज करना है और पेन कराना है, वेट लॉस होता है इसमें। जो ड्यूटिनल अल्सर होता है ना, इसमें पेन जो है ना मील के साथ डिक्रीज होता है। ठीक है। मील के साथ डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि इसमें आपस ना बाइकार्बोनेट सिक्रीशन जो है ना ऊपर से जैसे हमने खाना खाया, स्टमक में वो सारी डाइजेशन हो गई। ठीक है। डाइजेशन के बाद अगर हम ड्यूटिनम की तरफ आएगा ना, तो अब थोड़ा सा ड्यूटिनम का काम जो है ना वो थोड़ा सा रुक गया है, स्टमक काम कर रहा है उस टाइम पे। ठीक है। वो डाइजेशन करा रहा है और एसिड रिलीज करा रहा है ड्यूरिंग मील। ठीक है। तो ड्यूटिनम पे खाना खाने के दौरान जो है जो ड्यूटिनल अल्सर का पेन जो होता है वो रिलीज हो जाता है, क्योंकि ड्यूटिनल की सिक्रीशन जो है ना वो अपनी स्टॉप हुई है, अभी गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो है वो ज्यादा हो रही है। ठीक है। तो खाना खाने से गैस्ट्रिक अल्सर बढ़ता है और ड्यूटिनल अल्सर का पेन कम होता है। एच पाइलोराई इन्फेक्शन के केसेस में गैस्ट्रिक अल्सर ज्यादा होता है, ज्यादा ड्यूटिनल अल्सर होता है। ठीक है। वो भी 70%, लेकिन 90% ड्यूटिनल है। अच्छा, दोनों में म्यूकोजल प्रोटेक्शन तो कम होती है, लेकिन ना ड्यूटिनल अल्सर में गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन भी बढ़ी हुई होती है। ठीक है। मतलब यही बात होगी ना कि गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन बढ़ी हुई है ड्यूटिनल अल्सर में, तो जब हमारे पास मील आएगी ना, खाना आएगा, तो ये जो एसिड ज्यादा स्प्लीट हुआ हुआ है ये इसकी एब्जॉर्प्शन में यूटिलाइज होगा, तो ये जो है ना पेनफुल कंडीशन जो है ना वो थोड़ी सी कम हो जाएगी ड्यूटिनल अल्सर की। ठीक है। अदर कासेस, ये ड्यूटिनल अल्सर जुरिंगर एलिसन सिंड्रोम के साथ एसोसिएट कर रहा होता है, गैस्ट्रिक अल्सर एनसेड्स के साथ। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि गैस्ट्रिक अल्सर में ना मतलब मेलिग्नेंसी को रूल आउट करना होता है, इसमें कार्सिनोमा का रिस्क होता है। लेकिन ड्यूटिनल अल्सर में ना हमारे पास कोई कार्सिनोमा का रिस्क नहीं होता, इसमें बायोप्सी की जरूरत नहीं होती, कि बेनाइन होता है। ये इसका डिफरेंस आदत है, इंपॉर्टेंट है। फिर ना ये इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है ना अल्सर की, ये भी इंपॉर्टेंट। इनके एक सिंपल तो नाम आते हैं, हैमरेज हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, या परफोरेशन हो सकती है। ठीक है। अब इसमें ना जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपने ये देखनी है कि ड्यूडिनल हेमरेज जो है ना वो पोस्टीरियर वॉल के ज्यादा कॉमन होते हैं और इंटीरियर वॉल के लेस कॉमन होते हैं। लेकिन जो ड्यूडिनल परफोरेशन है वो एंटीरियर वॉल की ज्यादा कॉमन है और पोस्टीरियर वॉल की लेस कॉमन है। ये आपको बताओ, मतलब एमसीक्यू आ सकता है, आया नहीं है वैसे, लेकिन पोटेंशियल एमसीक्यू बन सकता है कि हमारे पास परफोरेशन जो है वो ज्यादा कॉमन कहाँ होती है, ड्यूडिनम की एंटीरियर वॉल में या पोस्टीरियर वॉल में। ठीक है। और हैमरेज कहाँ ज्यादा कॉमन होता है, ड्यूडिनम की एंटीरियर वॉल में या पोस्टीरियर वॉल में। ठीक है। अब होता क्या है कि हमारे पास ना अब ये इस तरह से पूछे जाते हैं, ये एमसीक्यू ज्यादा आते हैं। अब मैंने आपको जब ब्लड सप्लाई पढ़ाई तो साथ साथ देखा था कि लेसर कर्वेचर पे कौन सी आर्टरी जा रही है, ग्रेटर कर्वेचर पे कौन सी जा रही है। अगर हमारे पास अल्सर रप्चर हुआ है लेसर कर्वेचर पे, ठीक है, तो आप लोग मुझे बताएं कि इसमें वापस कौन सी आर्टरी, लेसर कर्वेचर में हमने कौन सी आर्टरी पढ़ी थी। ठीक है, सामने लिखी भी हुई है वैसे, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। कौन सी डैमेज होगी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ऑन द लेसर कर्वेचर। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर यहाँ पे यही मेंशन होता ग्रेटर कर्वेचर, या आपने मुझे रिस्पॉन्ड करना है, आंसर देना है, ठीक है ना। मैंने स्पीड कम करके रिपीट किया ना टॉपिक, अब आप लोग भी मुझे आंसर देंगे। अगर ये फॉर एग्जांपल वैसे होता तो नहीं है, गैस्ट्रिकल से कम ही होता कि ग्रेटर कर्वेचर पे रप्चर हो। अगर ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक पे हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सर रप्चर हुआ है, तो ब्लीडिंग किस आर्टरी से होगी, लेसर कर्वेचर पे तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से हुई है, ग्रेटर कर्वेचर पे किस आर्टरी से ब्लीडिंग होगी, बताएं जल्दी जल्दी, शाबाश। कल ये पढ़ाया था ना ग्रेटर कर्वेचर और लेसर कर्वेचर वाला डिफरेंस। हाँ जी, गुड, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज उस तरफ जा रही थी। ठीक है। तो ये इस तरह से आपने करना है, आपको ना जैसे वो डायग्राम है ना वो आपके माइंड में हो और उससे आपको क्लियर होना चाहिए कि लेसर कर्वेचर। अब इस तरह से पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ड्यूडिनम जो है वहां पे हमारे पास अल्सर अगर रप्चर हुआ है, तो वहां से जो वेजल जो पड़ी है वो गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी पड़ी हुई है वो रप्चर होगी। ठीक है।
फिर परफोरेशन में ये होता है कि जब भी हमारे पास ना इंटेस्टाइन की परफोरेशन होती है, मतलब अगर आप लोगों ने सर्जरी की हुई है ट्रॉमा में, आपके साथ हम क्या देख रहे होते हैं, एयर अंडर डायफ्राम देख रहे होते हैं ना। एयर अंडर डायफ्राम ये शो कर रही होती है कि हमारे पास कोई भी विजरा जो है वो परफोरेट कर गया है। ठीक है। और राइट साइड पे भी ना, हमें लेफ्ट साइड पे तो एयर अंडर डायफ्राम मिलती है ना, स्टमक में तो एयर होती है जो कि ऐसे, जो मैंने आपको कल बताया था एसोफेगस की वजह से आ रही होती है। ठीक है। लेकिन जो हमारे पास ये लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे अगर एयर आ गई ना, तो इसका मतलब ये है कि कोई परफोरेशन हुई हुई है। ठीक है, गट गट के किसी भी पार्ट की, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास परफोरेशन होती है ना, तो ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर परफोरेट करते हैं और नीमो पेरिटोनियम कराएंगे। अच्छा अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो ड्यूडिनल परफोरेशन है ना, इसका पेन भी राइट शोल्डर पे जाता है। ये अब आपको नई बात पता चली ना एक। हम हमेशा क्या पढ़ते हैं कि गॉल ब्लैडर का जो पेन होता है, कोलिसिस्टाइटिस का जो पेन होता है, वो राइट शोल्डर तक डेविएट करता है। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते हैं ना कि कोलिसिस्टाइटिस जो है वो राइट शोल्डर तक जा रहा है। यहाँ पे हमने एक न्यू टर्म पढ़ी है अब, कि अगर ड्यूडिनल अल्सर परफोरेट कर रहा है तो उसका पेन भी राइट शोल्डर तक जाएगा, इरिटेशन ऑफ फेनिक नर्व की वजह से, क्योंकि डायफ्राम के नीचे नीचे पड़ा होगा ना। ठीक है, फेनिक नर्व इरिटेट होगी और वो राइट शोल्डर में पेन कराएंगे। ओके हो गया यहाँ तक? आपको आर्ट ब्लड सप्लाई इसलिए मैं आपको बता, आपको समझ आई होगी आपकी क्यों उसका आना इंपॉर्टेंट है, कि उससे आपको मजीद टॉपिक्स भी क्लियर होंगे। हेमरेज, ऑब्स्ट्रक्शन, अल्सरेशन, परफोरेशन वगैरह इन चीजों का पता लगेगा। अच्छा, इसके बाद अब हम नीचे चलते हैं एक्यूट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग पे। यहाँ पे क्या हो जाएगी कि अपर जीआई ब्लीड होती है। ठीक है। और लोअर जीआई ब्लीड, अपर जीआई ब्लीड और लोअर जीआई ब्लीड है। तो हमें देखना कैसे है कि लिगामेंट ऑफ फ्रेट्स को हम देखते हैं। ठीक है, जो कि सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द ड्यूडिनम होता है। और ये पड़ा कहाँ होता है? ड्यूडोजुजनल फ्लेक्सर के ऊपर पड़ा होता है। ये जहाँ पे ना ड्यूडिनम एंडो के जुजनम ने स्टार्ट होना होता है ना, ड्यूडोजुजनल फ्लेक्सर के ऊपर ये लिगामेंट ऑफ फ्रेट्स पड़ा हुआ है। ठीक है। इसके अबव अगर स्ट्रक्चर से ब्लीड होगा तो उसे अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग बोलेंगे। इसके बिलो स्ट्रक्चर से ब्लीडिंग होगी तो उसको हम लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जीआई ब्लीड बोलेंगे। ठीक है, इसमें से वैसे एमसीक्यूज आते हैं। इसमें आपने देखना कि आपको ना सिंपली जो है ना, आसान तरीका उसको, इसको ना डायग्नोस करना आता हो। अगर एक पेशेंट आया है हिमेटोमेसिस के साथ, कि उसको वोमिटिंग में ब्लड आ रहा है, तो आप कॉमन सेंस से बताएं कि अगर वो उल्टी कर रहा है, ठीक है, वोमिटिंग में ब्लड उसको आ रहा है, ठीक है, हिमेटोमेसिस है, तो ब्लीडिंग सोर्स क्या होगा? वो नीचे तो नहीं पड़ा होगा ना, कोलोन या ड्यूडेनम में तो नहीं पड़ा होगा, वो अपर जीआई ट्रैक्ट में कहीं पड़ा होगा, ड्यूडेनम से अबव अबव। ठीक है, स्टमक या एसोफेगस या ड्यूडेनम के किसी एरिया में। इसी तरह से अगर आता है मेलिना, मेलिना होता है डार्क ब्लड, जो ओल्ड ब्लड, मतलब डार्क या ओल्ड ब्लड को कह देंगे। ठीक है, जिसको जो आ रहा था हमारे पास फीसिस में। अब ये मुझे ये बताएं, मतलब मेलिना का मतलब ये है कि ओल्ड ब्लड, ठीक है, डार्क ब्लड है, ब्लैक कलर के स्टूल्स हैं। ये अगर लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग है उसमें मेलिना मिल सकता है हमें? ऑब्वियसली उसमें तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि वहां पे तो लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर तो नीचे नीचे पड़े हैं, वहां से जो ब्लीड होगी वो तो फ्रेश ब्लीड आएगी ना, वो तो हिमेटोचीजिया की फॉर्म में आएगा। ये डार्क ब्लड है, इसका मतलब ये है कि ब्लीडिंग थी कहीं एसोफेगस या किसी लेवल पे पड़ी थी, यहाँ से उसको ब्लड ने अपना सारा ट्रैक से ये रास्ता क्रॉस के गुजरा गुजरा स्टमक, ड्यूडिनम, जिजनम, आइलियम, कोलोन, सब जगहों से पास करते हुए फिर आया ये। तो ये ब्लैक फॉर्म में आया है। ठीक है, मेलिना इसको बोलते हैं। ठीक है, आपको अब ये बात मुझे लगता है अब नहीं भूलेगा कि इस तरह से बताने के बाद कि अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग में हमें मेलिना हो रहा होता है। ठीक है, मेलिना का अगर सिम्टम्स आएगा ना, डार्क स्टूल, तो अपर जीआई ब्लीड में। लोअर जीआई ब्लीड में क्या होता है कि हेमेटोचीजिया होता है, जिसमें हमें क्या मिल रहा होता है? फ्रेश ब्लड पर स्टूल मिल रहा होगा। ठीक है, फ्रेश ब्लड प्लस स्टूल मिल रहा होता है हेमेटोचीजिया में। ये आ जाएगा। अब इसमें बाकी वो कह रहे हैं कि उनकी एसोसिएशन ऊपर पेप्टिक अल्सर डिजीज, वेरिसिल ब्लीडिंग इनके साथ होती है। ठीक है, और नीचे वाला जो होता है ना, उसके हमारे पास डायवर्टिकुलोसिस, एंजियोडिस्प्लेसिया, हेमरॉइड्स या एनल फिशर के साथ एसोसिएशन होती है लोअर जीआई ब्लीड वालों की। ठीक है। फिर हमारे पास इसमें आ जाता है मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स। मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में सबसे ज्यादा कॉमन क्या है हमारे पास? सीलिक डिजीज। ठीक है। अच्छा, अब तक सही चल रहा है ना? आगे चलें, ऑक्युपाइड तो नहीं हो गए ज्यादा? वैसे हमें सिलेबस, हमें जैसे 2 मंथ्स में फर्स्ट ईयर को थॉरली पढ़ना है, तो टाइम तो थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। अब मुझे बता दें, मतलब ठीक है ना, आगे अभी हम एक दो टॉपिक्स और पढ़ लेते हैं। ठीक है।
अच्छा, सीलिक डिजीज में हमारे पास क्या होता है कि ना ग्लूटेन सेंसिटिव एंटीरोपैथी होती है, जिसको सीलिक स्प्रू भी कहते हैं। होता क्या है कि ग्लूटेन जो हमारे पास बार्ले एंड व्हीट वगैरह में होती है ना, एक हमारे पास प्रोटीन, इसके अंदर होती है ग्लाइडिन। कुछ लोग जो होते हैं ना, वो मतलब जेनेटिकली इससे होते हैं सेंसिटिव, इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं करा पाते। जो ग्लाइडिन प्रोटीन है ना, ग्लूटेन प्रोटीन होती है जो कि ग्लूटेन के अंदर होती है व्हीट बार्ले वगैरह में, इससे इंटॉलरेंस हो जाती है कुछ पेशेंट्स को ना। तो उनमें क्या होता है जैसे, और ये होती है किन लोगों में, ये एमसीक्यू रहते हैं, HLA-DQ2 और HLA-DQ8, उनके साथ ये एसोसिएशन होती है इसकी यूरोपियन डिस्टेंस वगैरह वालों में। ठीक है, ग्लाइडिन जो है उसकी इंटॉलरेंस आ रही होती है। अभी होता क्या है कि सीलिक डिजीज जो है ना, प्राइमरीली इफेक्ट कर रही होती है डिस्टल ड्यूडेनम को और प्रोक्सिमल जिजनम को। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आपने अंडरलाइन करना है कि इसकी ना लोकेशन पूछ ली जाती है। सीलिक डिजीज किस लेवल पे इफेक्ट कर रही है, डिस्टल ड्यूडेनम और प्रोक्सिमल जिजनम को। ठीक है, एक मिनट से थोड़ा सा बड़ा कर लूं। बस सीलिक डिजीज कर लेते हैं, इसके बाद फिर एंड कर देते हैं। एक्चुअली कल आप लोगों का ऑफ भी है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लें। ठीक है, सीलिक डिजीज बस देख लेते हैं, इसके बाद ऑफ करते हैं। अच्छा, इसमें अब हमारे पास होता क्या है कि ये रही हमारे पास ग्लूटिन। ठीक है, ग्लूटिन प्रोटीन है, इसका कंपोनेंट है हमारे पास ग्लाइडिन। ठीक है, ग्लाइडिन यहाँ पे हमारे पास क्या पड़े हुए हैं कि एंटीरोसाइट्स पड़े हुए हैं। एंटीरोसाइट्स का वायरलेस पोर्शन है, विलाई है इसके ऊपर। ठीक है, नीचे ये सेल्स हैं, फिर नीचे ये जो है ना, ये गट कल्यूमिन है। ठीक है, अब इस प्रोटीन ने क्या करना है, यहाँ से मूव करके ना नीचे जाना होता है। टिश्यू ट्रांस ग्लूटामिनेस एंजाइम जो है ना, वो उसकी डीएमाइनेशन कराएगा ग्लाइडिन की। आगे फिर जो है ना, ग्लाइडिन क्या करेगी, हमारे पास प्रेजेंट होगी टू द टी सेल्स, बी सेल, ये सारे इसकी डीजनरेशन कराना शुरू कर देंगे। नॉर्मली तो ऐसे नहीं होता ना, इसने वैसे तो एब्जॉर्ब हो जाना है और बॉडी में मतलब यूटिलाइज हो जाना है। ये यहाँ पे जो सेंसिटिव होगा ना, जो बॉडी जो ग्लूटिन ग्लाइडिन को एक्सेप्ट नहीं कर रही, उसमें ये होगा कि उन्होंने क्या करना है कि ग्लाइडिन के अगेंस्ट ना मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आ गए, टी सेल्स आ गए, इसको किल करने के लिए आ गए सारा कुछ। टिश्यू ट्रांस, इन लोगों में ना टिश्यू ट्रांस ग्लूटामिनेज एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, जो आके ना ग्लाइडिन को पकड़ लेती है। ठीक है, और इसको डीएमाइनेशन करा देती है, डीएमाइनेशन करा के इसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को दे देती है और आगे से इसकी डीजनरेशन करा देती है। ठीक है, तो इसमें वापस इसमें क्या होता है कि एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज आ रहा होता है, एंटी डीएमाइनेटेड ग्लाइडिन ये प्रोटीन पड़ी होती हैं, और उसके अलावा एंटी एंडोमीजियल एंटीबॉडीज पड़ी होती हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा सॉरी, इसमें ना एक हाँ सॉरी, इसमें होता क्या है कि टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंजाइम पड़ा है, ये ग्लाइडिन की डीजनरेशन इस तरह से करा रहा है कि जो है ना, डीएमाइनेटेड ग्लाइडिन है जिसको आगे से जाके ना यूटिलाइज करा रहा है। अब होता क्या है कि हमारे पास ये जो एंटीबॉडीज है ना, इन स्ट्रक्चर्स के अगेंस्ट हमें एंटीबॉडीज मिलेंगी। ठीक है, टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज जो है ना, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, जो शो कर रही होती हैं कि ये जो है ना, हमारे पास एक एक्स्ट्रा से टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज बॉडी के अंदर है। ठीक है, जिसने ग्लाइडिन को डीएमाइनेज करके उसकी डिस्ट्रक्शन करानी शुरू की हुई है। तो ये जो एंटीबॉडीज है ना, ये इंडिकेट कर रही होती हैं कि हमारी बॉडी जो है वो सेंसिटिव टू ग्लाइडिन है। ठीक है, अब जब ये सारा डिस्ट्रक्शन वाला प्रोसेस चल रहा है ना, तो पीछे क्या हो रहा होगा, जब इतने मतलब टी सेल्स आए जा रहे हैं और डिस्ट्रक्शन हो रही है, पीछे से टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज आ रहा है, तो हमारे पास ना टी सेल्स का लेवल जो है ना ओवरऑल बढ़ जाएगा, और ना हमारे पास जो एपिथेलियल सेल्स है ना, यहाँ पे इंट्राथेलियल लिम्फोसाइटोसिस हो जाएगी। एपिथेलियल सेल्स के अंदर ना लिम्फोसाइट जो है वो ज्यादा हो जाएंगे, और विलाई जो है ना, इनकी भी एट्रोफी, क्योंकि विलाई से एब्जॉर्ब होकर ये अंदर आ रही है, तो ये सेल्स जो है ना, ये यहाँ आएंगे और ये विलाई की भी एट्रोफी कराने लग जाएंगे, कि मतलब वो ओवरऑल बॉडी ने एक डिफेंस दे दी, वो चाह रही है कि ग्लाइडिन आई ना, यहाँ से टी सेल्स वगैरह बने। अच्छा, उनको पता चला अच्छा ये सोर्स है, ग्लाइडिन ने यहाँ यहाँ से आ रही थी, ये ऊपर जाएंगे, यहाँ पे सारे एपिथेलियम में इकट्ठे हो जाएंगे, विलाई को भी इनकी भी एट्रोफी स्टार्ट करने लग जाएंगे कि ग्लाइडिन जो है वो अंदर ना आए। ठीक है, इसी तरह से इनके अगेंस्ट एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज, एंटी डीएमाइनेटेड ग्लाइडिन, ये सारी एंटीबॉडीज बनती हैं। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि यहाँ पे ना एक एमसीक्यू आता है कि हमारे पास ना डायग्नोस कैसे करते हैं सीलिक डिजीज को। वैसे मतलब एक ना डेफिनेटिव डायग्नोसिस होता है हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी जो है ना, वो हमें ना उसकी स्ट्रक्चर बताती है कि अंदर चल क्या रहा है। ठीक है, उस पे हमें इंट्राएपिथेलियल लिम्फोसाइट्स भी मिल जाएंगे, वायरलेस एट्रोफी भी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको सीलिक डिजीज ही है। मतलब सीलिक डिजीज के लिए लाजमी है ये कंफर्मेटरी डायग्नोसिस ना एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज ही है।
बायोप्सी कंफर्म नहीं करती कि उसको सीलिक डिजीज है। ये एमसीक्यू अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं और गलत करके आते हैं। वो सीलिक डिजीज के कंफर्मेटरी टेस्ट में ना बायोप्सी लिख के आते हैं। बायोप्सी इसका कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता सीलिक डिजीज का। ठीक है, इसका जो होता है वो है एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडी, क्योंकि बायोप्सी में जो वायरलेस एट्रोफी वाली जो है ना, और भी बहुत सारी डिजीजेज हैं। ठीक है, नीचे भी हम एंटी और पढ़ेंगे भी सही, इंशाल्लाह कल देखेंगे। जो है ना, यहाँ पे हमारे पास एक और है ट्रॉपिकल फ्लू, इसमें भी वायरलेस एट्रोफी हो रही होती है। तो ये एक एमसीक्यू पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए कि अगर उन्होंने पूछा ना कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर सिलिक डिजीज, तो वो एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडी है। एक तो ये एमसीक्यू पॉइंट है, और एक है डी जाइलोस टेस्ट। डी जाइलोस मतलब ये होता है ना सीलिक डिजीज, इसमें पेशेंट ना, मतलब इसमें मैल एब्जॉर्प्शन तो होती है साथ में ना स्टीयटोरिया के साथ प्रेजेंट कर रहा होता है। अब अगर सीलिक डिजीज में पेशेंट स्टीयटोरिया के साथ प्रेजेंट कर रहा है ना, तो हमने ना रूल आउट करना है कि ये स्टीयटोरिया पेंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी की वजह से है या हमारे पास सीलिक डिजीज की वजह से है। इसके लिए हम डी जाइलोस टेस्ट करते हैं, मतलब उसको डाइजाइलोस शुगर देंगे, उसमें देखेंगे अगर तो ये शुगर ना नॉर्मल एब्जॉर्ब हो गई है। ठीक है, नॉर्मल एब्जॉर्ब हो गई है, तो इसका मतलब मसला जो है वो इंटेस्टाइन के लेवल पे नहीं है, यहाँ तो एब्जॉर्प्शन ठीक है। तो इसका मतलब ये कि तो पेंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी है या बाइल इंसफिशिएंसी है, जो कि क्या हो रहा है कि लिपिड्स जो है ना वो प्रॉपर उनकी डाइजेशन नहीं हो पा रही। ठीक है, लेकिन अगर ये एबनॉर्मल आ जाए डीजाइलोस टेस्ट, तो इसका मतलब ये है कि इस एब्जॉर्प्शन के लेवल पे कोई मसला है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हुई, तो उसमें ये होगा कि ये सीलिक डिजीज है। तो सीलिक डिजीज और पेंक्रियाटिक, ये एमसीक्यू आ जाता है। सीलिक डिजीज और पेंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी को अगर हमने डिफरेंशिएट करना है तो कौन से टेस्ट से करेंगे? डी जाइलोस टेस्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे ना दो एमसीक्यूज और हैं, बस ये दो एमसीक्यूज करते हैं फिर स्पेंड करते हैं। स्किन, अगर आपको ना किसी मतलब इसमें सिनेरियो जो था डर्मेटाइटिस हेपेटिफॉर्मिस, इसको हम स्किन वाले चैप्टर में देखेंगे भी सही कि इसकी क्या प्रेजेंटेशन होती है। लेकिन नॉर्मली क्या हुआ कि एक हमारे पास पेशेंट है ना, उसमें उसने स्किन चेंजेस बता दी है ना। ठीक है, और साथ में कह दी सीलिक डिजीज, ये ग्लाइडिन सेंसिटिव है या इसको सीलिक डिजीज है। जब भी सीलिक डिजीज बारे में जो भी स्किन चेंजेस आएंगे ना, मतलब जो स्किन आपको समझ नहीं आ रहे सिम्टम्स क्या हैं, रैश बता दिया, इरिथ्रोमाइटिस बता दिया, कुछ भी बता दिया, लेकिन उन्होंने स्किन इन्वॉल्वमेंट बता दी और साथ में कह दिया कि पेशेंट सीलिक डिजीज का है, तो आपने सेलेक्ट करना है डर्माटाइटिस हर्पिटिफॉर्मिस सिंपली। ठीक है, वैसे मैं आपको डर्माटाइटिस हर्पिटिफॉर्मिस कराऊंगी भी, इसमें क्या साइन सिम्टम्स हम स्किन में देखेंगे थोड़ा बहुत इसको। लेकिन आपको समझ नहीं आ रही ना, मतलब अगर कोई एटिपिकल साइन सिम्टम्स दे दिए स्किन चेंजेस के, लेकिन साथ में सीलिक डिजीज मेंशन किया है, तो वो डर्माटाइटिस हर्पिटिफॉर्मिस होगा। अच्छा, लास्ट टाइम एक एमसीक्यू आया हुआ था कि सीलिक डिजीज जो है उसके लिम्फोमा के साथ एसोसिएटेड तो है। ठीक है, और उसमें ये पूछा टी सेल लिम्फोमा स्पेसिफिकली है ना, तो उसमें पूछा हुआ था कि ये बताएं कि होजकिन लिम्फोमा के साथ है या नॉन होजकिन के साथ है। ठीक है, तो मोस्टली जो टी सेल लिम्फोमा होता है ना, ज्यादातर वो होजकिन ही होता है। ठीक है, नॉन होजकिन में बी सेल लिम्फोमा वो चीजें आ रही होती हैं, होजकिन ज्यादातर जो होता है ना वो टी सेल ही होता है। तो आपने तो वहां पे होजकिन नॉन होजकिन करके दिया हुआ था जे कैट में ना, लेटेस्ट एमसीक्यू आया था। तो आपने इसमें ये भी आपको बताओ कि सीलिक डिजीज में कौन सा लिम्फोमा होता है? होजकिन लिम्फोमा हो रहा होता है। ठीक है, डर्मेटाइटिस हर्पिटिफॉर्मिस का एमसीक्यू देख लिया हमने, टी सेल लिम्फोमा या होजकिन लिम्फोमा का एमसीक्यू देख लिया, डी जाइलोस टेस्ट देख लिया है, और आईजीए एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडीज ये हमें बताओ। ठीक है, और इसकी साइट कौन सी होती है? डिस्टल ड्यूरिनम और प्रोक्सिमल जीजनम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मजीद अब कुछ पूछना हो तो बताएं इसके आगे। ठीक है, अच्छा अब कल आप लोगों का ऑफ है, तो आप लोगों ने ऑफ को मतलब रिलैक्स नहीं होना, एक तो आपने हमने अब तक जितना पढ़ा है आपने ये सारा प्रिपेयर करना है। ठीक है, और दूसरा पीछे जो मैंने आप लोगों को टॉपिक्स पीछे वाले पीडीएफ में जो मैंने छोड़े हैं, मतलब पैथोलॉजी से पीछे पीछे जहाँ पे हमारे पास एक वो था जो है एक टेबल बना हुआ था गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रेगुलेटरी सब्सटेंसेस का। ठीक है, ये सारा रेगुलेटरी सब्सटेंस और सेक्रेटरी सब्सटेंस, ये दो पेजेस हैं जिनमें टेबल्स बने हुए हैं। ठीक है, ये टेबल्स ना आपने प्रॉपर याद कर लेने हैं खुद से। ठीक है, क्योंकि उनमें याद करने वाला ज्यादा है, और मैं आप लोगों को ना फिर इंशाल्लाह जब नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, इसमें से एमसीक्यूज पॉइंट्स मार्क करा दूंगी। ठीक है, और जो इतना सारा भी करने की जरूरत नहीं है, जो हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रेगुलेटरी सब्सटेंसेस है ना, इनमें आपको गैस्ट्रिन, स्मेटोस्टेटिन और कोलिसिस्टोकाइन और स्कीटिन, जो फर्स्ट फोर है ना, ये आपको अच्छे से आते हो। ठीक है, बाकी एमसीक्यूज पॉइंट्स मैं आप लोगों को मार्क करा दूंगी। आप इस टेबल से ये फर्स्ट फोर हार्मोन जो है ना, इनके थोड़े से फंक्शन आप मेन मेन याद कर लेना। ठीक है, ये टेबल्स आपने एक दफा देख लेने हैं कल के लिए। ओके, ठीक है।
हम लेक्चर एंड करते हैं, साथ साथ पढ़ें ताकि आपको एट द एंड ना मतलब सब कुछ इकट्ठा ना हुआ हो, फिर वो दोबारा से वैसे ही मुश्किल लगेगा सारा कुछ। अभी चीजें क्लियर हो रही हैं तो साथ साथ उनको पक्का करते जाएं। ओके, अल्लाह हाफिज। लेक्चर में एंड करने लगे।